ये कहानी हमारे दोस्त वांगलिंग की है और इस सीजन में उसकी बहन जिसका नाम वांग नुआन है उसकी एंट्री होगी। वांगलिंग की तरह ही उसकी बहन नवान भी जन्म से ही बेहद पावरफुल थी और उसके पास बेहिसाब ताकत होने की वजह से ये कोई की नज़र उस पर पड़ जाती है, जिसके बाद वो उसे पकड़ने की कोशिश में लग जाता है। साथ ही साथ एक पुराना एनिमी बाइजे वापस आ गया है और वो एक मिस्टीरियस प्रिजन से पूरी दुनिया को हिलाने की प्लानिंग कर रहा है। जब बाइजे वांग नुआन को किडनैप करने की कोशिश करता है तब हमें देखने को मिलेगी वांगलिंग की असली मॉर्टल किंग की पावर। पर इस कहानी में नवान को अपनी पावर पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, इसी वजह से वांगलिंग उसकी जिम्मेदारी लेता है। तो क्या वांगलिंग अपनी बहन को उन बदमाशों से बचा पाएगा और क्या वांग नुआन अपनी पावर पर कंट्रोल पा सकेगी? जानने के लिए सीजन 5 जरूर देखना। अगर आप लोगों ने इसके बाकी के सीजन अभी तक नहीं देखे हैं तो इंटरनेट की शक्तियों का इस्तेमाल करके देख लेना। एपिसोड 1 की शुरुआत में वहां का मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ था। फिर हम सामने की तरफ ये कोई को देखते हैं जिसके कंधों पर वांगलिंग की बहन वांग नुआन भी थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि उसने नहान को अपने कंट्रोल में पूरी तरह से कर लिया है। उसके सामने की तरफ जुएई उसे रोकने के लिए आया था। साथ ही साथ उसने अपने स्वॉर्ड को बाहर समन कर लिया था। उसी वक्त जुएई को कोई बता रहा होता है अल्ट्रा स्पिरिचुअल एनर्जी फ्रीक्वेंसी का पता चला है, ये डीमन के हमले के समय की तुलना में अरबों गुना ज्यादा पावरफुल है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर उसके पसीने छूटने लगे थे, पर वो कहता कि ये कैसे पॉसिबल है, आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। इसी के साथ उसके बाकी के साथी अपने स्पिरिचुअल वेपन पर रवाना होकर उसके पास पहुंच चुके थे, जबकि जुएई परेशान होते हुए सामने उस बच्ची को देखकर बताता है, देखने से ऐसा लगता है कि ये ब्रेथ ऑफ द डीमन चाइल्ड है। उसके ऐसा कहते ही वहां पर वांगलिंग और फ्रॉगी टू भी आ गए थे। अपने सामने उस अपोनेंट को देखकर फ्रॉगी कहने लगा, ये तुम्हारी कैपेबिलिटी से परे है, चलो अब ये हमारे लिए छोड़ दो। जिसके बाद वो अपने अंदर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल मानव को स्टोर करके अपना जाइंट फॉर्म लेने लगा था। साथ ही साथ उसके ऊपर वांगलिंग सवार था, जो दिखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा था। दूसरी तरफ नवान अपने दूध की बोतल से एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देती है और ये कोई इसमें अपनी पावर ऐड करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल बनने के साथ सीधे वांगलिंग की तरफ बढ़ने लगा, जो देखकर वांगलिंग भी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उससे भिड़ जाता है। इसी के साथ एक जोरदार टकराव के साथ उनके एनर्जी का प्रेशर रिलीज हो रहा था। अगर वहां पर कोई नॉर्मल पर्सन या खुद जुई होता तो वो भी एक ही बारी में मारा जा सकता था। उसी वक्त वो दोनों एकदम से पीछे हट जाते हैं, जबकि नवान अपने खिलौने से वांगली पर हमला कर चुकी। उसके अटैक को अपनी तरफ आता देखकर वो नीचे आते के साथ उसके अटैक से बचने लगा। साथ ही साथ कुछ अटैक को वो अपनी 2 फिंगर से डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर उसके हमलों की वजह से वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। यहां तक कि वांगलिंग ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। इसी के साथ ये कोई पीछे से हमला कर चुका, जिसको वो बड़ी इजीली से डॉज करने के बाद घुमाने के साथ एक चक्री की तरह काफी दूर फेंक चुका। पर वो जहां जहां गया वहां सिर्फ तबाही मची। लेकिन ये कोई हार ना मानते ही वांगलिंग की तरफ आने लगा। दूसरी तरफ वांगलिंग बड़ी खामोशी के साथ अपनी आंख से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज करता है, पर उसका अटैक वो अपनी एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर लेता है। अब बार बार इन मामूली हमलों की वजह से ये कोई का दिमाग खराब हो गया था, जिसके बाद वो अपनी उंगली के सामने स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट करते हुए बताता है, मैं ही असली इमॉर्टल किंग हूं, इसलिए तुम्हें मरना होगा। नीचे की तरफ उसके मॉम डैड को वांगलिंग की काफी फिक्र हो रही थी। साथ ही साथ मदर वांग बताती हैं कि तुम्हारा काम है बस एक जिम्मेदार बड़ा भाई बनना, इसलिए फाइट मत करो। ये बात सुनकर उसके डैड उसकी फिक्र करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, वो तो सचमुच में जमकर फाइट कर रहे हैं। सामने की तरफ उसके हमलों को टक्कर देने के लिए वो एक काफी बड़ा आग का गोला तैयार करने लगा था, जिसके बाद उन दोनों के अटैक आपस में टकराने लगते हैं। जिसके बाद जो भी उस अटैक के सामने आया वो सब लाख में बदलता गया। दूसरी तरफ उसके फादर अपनी वाइफ के साथ रोमांस करते हुए बोले, अरे नहीं, सब कुछ तबाह होने वाला है। हनी, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा, चाहे मौत हमें जुदा कर दे, फिर भी मैं तुमसे ही प्यार करूंगा। अब यहां से असली कहानी शुरू होती है, जहां पर उसकी मां प्रेग्नेंट थी। तभी मिस्टर वैंग पूछे, हनी क्या हुआ? जिस बात पर मदर वैंग बताती है कि मैंने सपना देखा कि वैंगलिंग मुझसे फाइट कर रहा था। वहीं पर वैंगलिंग फ्रॉगी 2 के साथ अपने स्नैक्स को एंजॉय कर रहा होता है, पर वो अपनी मां की बातें सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिस्टर वैंग उसको अपने सीने से लगाते हुए कहे, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जो कहने के बाद वो अपने बच्चे के आने का इंतजार करने लगे। वहीं पर बैठा हुआ वैंगलिंग सुनो को मैसेज करते हुए बताता है कि तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, जिसके रिप्लाई में वो बताते हैं कि सब कुछ हो गया, इसलिए बेफिक्र रहो सीनियर वैंग। इसके बाद यहां से हुआंगू वाटर कर्टन ग्रुप से सेनेटोरियम की तरफ आ गया था। जिसके बाद हम वहां पर चीफ डिसाइपल ली मियान जियान को देखते हैं, जो उन्हें बता रहे होते हैं, हुआंगू वाटर सर्टेन ग्रुप का शुक्रिया, इस साल सेनेटोरियम में एक नया प्लानिटर चेकअप एरिया बनाया गया है। यहाँ सारा खाना और ड्रिंक खास तौर पर प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बनाया जाता है, तो बेझिझक इनको एंजॉय करो। चलो यहाँ थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। फिर वो उनके लिए चाय सर्व करते हैं, पर मदर वांग इसे पीने से मना कर देती है, जो देखकर बुढ़ाऊ अपने मन में कहा कि ये उनका पहला बच्चा नहीं है, पर वो इतनी डरी हुई क्यों है।
उनकी मन की बातों को सुनकर फ्रॉगी 2 बताता है कि इन इंसानों को पावर के बारे में कुछ भी नहीं पता। वैंग फैमिली का हर एक मेंबर नई जिंदगी के आने पर अलग अलग तरह के रिस्पॉन्स करता है, जबकि वैंगलिंग एक कोने में चला गया था। उसी वक्त उसके पास फ्रॉगी आते के साथ पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसकी इस बात का जवाब देते हुए वैंगलिंग बताता है, मैं पढ़ रहा हूँ कि एक अच्छा बड़ा भाई कैसे बने। जिसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल आई को एक्टिवेट करने के साथ सामने जितनी भी किताबें पढ़ी थीं उन सब की नॉलेज वो सब कल्टिवेट के द्वारा सीख रहा था। उसको नॉलेज लेता देखकर फ्रॉगी हैरान होते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें पहली बार इतना सीरियस देखा है। उसी वक्त वहां पर एक ड्रोन वैंगलिंग का नाम लेता है, जिसकी वजह से उसकी कल्टिवेशन रुक गई। पर वो देखता है कि मेरा नाम किसने लिया। उसके सामने की तरफ ड्रोन कहने लगा, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जिसे सुनते ही वो तुरंत उनसे मिलने के लिए चला गया था, जहां पर चांचाओ की उस पर नजर पड़ चुकी थी। फिर वो उसकी तरफ दौड़ने के साथ करीब आते हुए बताता है, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हें जल्दी ही एक छोटी बहन मिलने वाली है, तुम काफी एक्साइटेड हो, है ना? पर वैंगली कहता है कि तुम सब यहाँ हो जैसा कि मैंने सोचा था। तभी लिंसिया यू गुहाओ के कान में कुछ कहती है, सीनियर चांचाओ इतना क्यूरियस क्यों है और उसे ये कैसे पता चला कि वैंगलिंग की मां को बेटी होने वाली है। जिस बात का जवाब देते हुए गुहाओ बताता है कि अफसोस की बात है कि उसने बस अंदाजा लगाया और वो हमेशा से एक छोटी बहन चाहता था और इस बात को लेकर वो काफी जुनूनी है। उसी वक्त क्यूट सी सुन रोंग चांचाओ के कंधे पर हाथ धरते हुए कही, मॉनिटर चांचाओ हमें वॉलंटियर का काम संभालना है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर चांचाओ अपने हाथों में मॉनिटर का कपड़ा देखकर अपना माथा पकड़ते हुए बोला कि ठीक है, हम आज यहाँ सिख डिसाइपल ट्रेनिंग के लिए आए हैं। इसके बाद यहाँ सीन उसी जगह की तरफ आ गया था जहाँ पर चांचाओ और गुहाओ अपने अपने काम पर लग चुके थे, जबकि फ्रॉगी इतने सारे लोगों को देखकर पूछा कि इतने सारे बच्चे मेडिकल चेकअप के लिए क्यों आ रहे हैं। इस बात पर सुनरोंग बताती है, ये मेडिकल रिपोर्ट है, ये स्कूल में एडमिशन के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। फिर हम आसपास के बच्चों को देखते हैं, जहाँ पर कोई अपनी स्पिरिचुअल पावर का टेस्ट कर रहा है और कोई अपनी स्ट्रेंथ का पता लगा रहा है। पर सामने की तरफ एक हट्टा कट्टा मोस्ट अंडा अपनी हाइट को चेक करवा रहा था। वहां के आसपास के माहौल को देखकर वैंगलिंग एकदम खामोशी के साथ उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। तभी सुनरोंग बताती है कि तुम बिसाइड स्प्रे मीटर चेकअप के लिए काफ़ी सारे बच्चे मेडिकल चेकअप के लिए आते हैं। सामने की तरफ उस बंदे का वेट पता करते करते उसमें से धुआं निकलने लगा। तभी मशीन कहती है कि यांग जिया भाई 8 साल का 2.8 मीटर लंबा और वो उसका वजन पता कर पाती उससे पहले उसका सिस्टम जवाब दे चुका था। ये देखकर सुनरोंग का चेहरा बड़ा अजीब सा बन जाता है। शायद ये पूरा स्टाफ और क्लिनिक सुनरोंग की फैमिली का ही है, इसीलिए तो वो ऐसा चेहरा बना रही है। पर फ्रॉगी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि 8 साल का हो ही नहीं सकता। फिर उसकी नज़र एक भालू पर पड़ जाती है जो अपने ही एटीट्यूड में चल रही थी, जबकि वो लोग कह रहे थे कि पेंट की खराबी का पता चला है, इंजीनियर्स हमें तुम्हारी वेट टेस्टिंग एरिया में ज़रूरत है। उसी वक्त सामने की तरफ एक बच्ची रोए जा रही थी, जो देखकर उसकी माँ उसको सर से हिलाते हुए समझाती है, कोई बात नहीं स्वीट हार्ट, अगले साल फिर कोशिश करना। उनकी ऐसी बातों को सुनकर भालू का बच्चा कह रहा था, अफसोस की बात है इस साल के बच्चों का ग्रुप काफ़ी खराब है। इस पर उसका चेला कहता है कि मिंग तुम्हारी तुलना में वो कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ एक और बच्चा उसके करीब आते हुए कहता है कि आखिरकार मिंग तुम पहुंच ही गए हो, इतनी कम एज में चीफ फाइनिंग फेज के 7th लेवल पर। तभी वो आंटी अजीब से हंसते हुए कही, मुझे अपने बेटे मिंग के जन्म से लेकर अब तक कोई चिंता नहीं रही है। जिसके बाद मिंग वहां पर खड़ा होने के साथ बताता है कि बिल्कुल कुछ लोग तो बस लीड करने के लिए ही पैदा हुए हैं। तभी वो सिस्टम बता रहा था, फैन श्यामिंग 8 साल का 145 सेंटीमीटर लंबा, वजन 260 किलोग्राम। ये देखने में इतना पतला है तो फिर इतना वजन कैसे हो सकता है। उसकी ऐसी परफॉर्मेंस को देखकर वहां के लोग बातें करने लगे थे, ये इम्पॉसिबल है, आखिर ये बच्चा खाता क्या है, और उसके स्टैट्स एकदम परफेक्ट है। जो सुनकर गुहाओं का कहना है वो अभी यंग है, लेकिन उसके पास पहले से ही इस तरह की फिजिकल डेंसिटी है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर नीचे से फ्रॉगी 2 कहता है, तो इस बच्चे की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है रेगुलर कल्टीवेटर की तुलना में। अपने बेटे की तारीफें सुनकर वो आंटी हंसते हुए कह रही थी, मेरा बेटा मिंग निश्चित रूप से हेवन लेवल 2 में शामिल हो सकता है। वैसे एक बात क्लियर कर दूं, इस बंदे का नाम फैन श्यामिंग है, पर चाइना में लोग उनके फैमिली नेम से पुकारते हैं, जैसे हमारे में सिंह, वर्मा, सूर्यवंशी, शेख, पठान, तो इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसी वक्त फैन श्यामिंग की नज़र वैंगलिंग पर पड़ जाती है, जो देखकर उसको याद आ गया जहां पर उसने वैंगलिंग को काफ़ी बुरी तरह से हरा दिया था। फिर क्या, वो उसके पास जाते हुए बोला, अरे ये तो 60th हाई स्कूल का बड़ा भाई है, मेरा फॉर्मर डिफीटेड अपोनेंट। तुम अपनी एज के हिसाब से सिर्फ अर्फ लेवल सैग में शामिल हो पाए। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो एक पल के लिए भी सो नहीं पाता। जिसके बाद वो उनके सामने अपना मुंह फेरते हुए जाने लगा, पर चैन चाओ को उस पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। जबकि फ्रॉगी कहता है, इस बच्चे में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट हो सकता है, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आया। जिसके बाद मिस्टर वोंग अपनी वाइफ को धीरे धीरे उस तरफ ले जा रहे होते हैं, जो देखकर उनके पास जाते हुए बताता है, मैडम आपको इस पर खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, हम बच्चे की हालत की जाँच कर रहे हैं। जो सुनकर मदर वोंग पूछती है कि तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। इसी के साथ चंचाओ उनके पेट पर एक मशीन फिट करते हुए बताता है कि फ्यूचर के सभी चेकअप इस डेटा केबल के द्वारा ही किया जा सकता है। इसको इसमें डालते ही हमें बच्चे की हार्ट रेट का पता चल जाएगा। दूसरी तरफ फैन शमिंग चौड़ में चलते हुए अपने मन में कह रहा था, इन मोटर्स को दिखाओ,
कि असली टैलेंट कैसा होता है। जबकि मदर वोंग का चेकअप शुरू हो चुका था, जहां पर लिंच या वायु की जांच कर रही थी, पर स्क्रीन पर अलग अलग तरह की इमेज शो हो रही थी, जैसे दूध की बोतल, छोटी फिश और कई सारे खिलौने, जो देखकर वो एल्डर काफी हैरान होते हुए कहते हैं, ये क्या है? मैंने कभी नहीं सुना। दिल की धड़कन इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है? उसकी धड़कनों को सुनकर वो बंदा बताता है कि ध्यान से सुनो, ये किसी गाने जैसा लगता है। दूसरी तरफ फैन स्टमिंग पीछे मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ चुके थे, जबकि वो दोनों नाच रहे होते हैं। तभी गुआ हाओ बताता है कि ये फेमिलियर रिदम है, ये पहली बार है जब मैंने इतनी तेज फिटल हार्ट बीट सुनी हो। साथ ही साथ अब वहां पर सारे के सारे लोग नाचना शुरू कर चुके थे। यहाँ के ऐसे मंजिल को देखकर फैन स्टमिंग काफी ज्यादा भड़कते हुए कहने लगा था, तेरी कि ये तो बस एक अनबॉर्न फिटस है। दूसरी तरफ वोंगलिंग और उसके डैड अपना माथा पकड़ लेते हैं। साथ ही साथ मदद वोंग के भी होश उड़ चुके थे। तभी सुनोंग उनसे कहती है कि मैडम, क्या आप खुश नहीं हैं? आपका बच्चा काफी चंचल है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मदर वोंग खुश होने के बजाय रोते हुए बताती है कि अरे बाप रे, तुम समझती नहीं हो, कभी कभी बहुत ज्यादा एनर्जी का होना ये जरूरी नहीं है कि अच्छी बात हो। पर वहां के सारे लोगों को इसमें मजा आ रहा था, लेकिन फैन स्टैमिंग इससे अभी भी काफी गुस्से में होता है। दूसरी तरफ एक बंदा कहता है कि कैप्टन, ये लड़का इतना बुरा भी नहीं है, जो कहने के बाद वो उसकी तस्वीर लेने लगा। तभी उसका कैप्टन दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए मदर वोंग को देखते हुए बताता है, जो इस माँ के गर्भ में है, ये भी काफी अच्छा लग रहा है। पर कितनी शर्म की बात है कि ये अनबॉर्न बच्चा लॉर्ड स्पिरिट एम्परर के लिए यूजफुल नहीं है। चलो पहले इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये किसी दिन काम आएगा। वैसे भी हमारा बड़ा प्लान लगभग पूरा हो चुका है, इसलिए सब कुछ हमारी बड़ी प्लानिंग पर निर्भर करता है। नॉर्मल बच्चों की स्पिरिचुअल रूट इतनी काम की नहीं है, पर पहले की तरह ही मैं इसे पकड़ लूंगा। तुम बस बाहर बैकअप तैयार रखो। जो कहने के बाद वो अपने मिशन के लिए निकल चुका, जबकि उसका चेला उसकी बात से पूरी तरह से एग्री था। नीचे की तरफ फैन स्टमिंग का नंबर आ गया था, पर वो उन दोनों को देखकर अपने मन में कहता है, कोई बात नहीं, मैं कभी नहीं हारूंगा। जो कहने के बाद वो अपने स्पिरिचुअल पावर उस वर्ल्ड में डालते हुए कहा, मैं सिटी का हीरो बनूंगा, जैसे इमॉर्टल मास्टर जुओ हुई है। जिसके बाद उसने अपनी काफी ज्यादा एनर्जी उस बॉल में ट्रांसफर करना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से वहां पर भूचाल मच जाता है। साथ ही साथ काफी सारे स्पिरिचुअल मछलियां भी वहां पर आ चुकी, जो देखकर वहां के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जबकि उसकी माताश्री हंसते हुए कह रही थी, मेरा बेटा मिंग सचमुच में सबसे अच्छा है। पर वोंगलिंग इसे बड़ी खामोशी के साथ देख रहा होता है। तभी सुनोंग बोल पड़ी, इसके पास कुछ बहुत ही प्योर वाटर स्पिरिचुअल रूट्स हैं। इस पे वोंगलिंग जवाब देता है, ये इतना बुरा नहीं है। तभी उसकी नजर उस बच्चे पर चली जाती है, जो सीधे फैंग स्टमिंग की तरफ आते के साथ एक आर्टिफैक्ट निकालते हुए कहता है कि इमॉर्टल बाइंडिंग रोप, चलो अब मेरा मौका है। जिसके बाद वो उसको पकड़ने ही वाला था, तभी वोंगलिंग आते के साथ उसे वहीं पर रोक चुका। जो देखकर वो बच्चा परेशान होते हुए कहता है, कौन है ये? तुमने मुझे कैसे ढूंढा? जिस बात का जवाब देते हुए वोंगलिंग बताता है कि तुम्हारा जान लेने का इंटेंट काफी साफ है। साथ ही साथ उसकी साइड में खड़ी सुनोंग भी कही, सीनियर वोंगलिंग, सर्विलेंस बंद कर दिया गया है। जो सुनते ही वो उसे जमीन के अंदर घुसा चुका, जो देखकर वहां के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। पर उस बंदे को इससे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ मिस्टर वोंग एक वायर को लेने के साथ उसे कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन इससे मदर वोंग काफी घबरा रही थी। पर उनके ऐसा करते ही बॉल में काफी हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल पावर अनलीज होने लगी, यहां तक कि वो आंटी और उसका बच्चा इसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। जबकि गुआ हाओ हैरान होते हुए कह रहा होता है, हे भगवान, स्पिरिचुअल एनर्जी क्रिस्टल का ओवरलोड की वजह से ये और भी गर्म होता जा रहा है। साथ ही साथ ये बच्चा भी पैदा भी नहीं हुआ है और ये स्पिरिचुअल एनर्जी ओवरलोड को ट्रिगर कर रहा है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो दोनों खामोश हो चुके थे, जबकि सुनरोंग खुद को संभालते हुए कहने लगी, सीनियर वोंगली, ये बच्ची कितनी पावरफुल है, अब हम क्या करें? जबकि वो सोच रहा था, बड़े अफसोस की बात है, मैंने उससे इससे ज्यादा की उम्मीद कभी नहीं की थी। उसकी पावर को देखकर फ्रॉगी एकदम शॉक्ड हो गया था, जबकि वो क्रिस्टल ओवरलोड होने के साथ ब्लास्ट कर गया। दूसरी तरफ वोंगलिंग 50% ग्रेट मेमोरी वाइप स्केल का इस्तेमाल करते हुए सब लोगों की मेमोरी को इरेज कर देता है। जिसके बाद वो लोग खुद को संभालते हुए कह रहे थे, अभी यहाँ पर क्या हुआ? मुझे लगता है मैंने बहुत तेज रोशनी देखी। जबकि सुनरोंग शर्माते हुए कह रही थी, सीनियर वोंग, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी याददाश्त मिटाना भूल गए हो। उसकी इस बात पर वोंगलिंग उसको बताता है कि हमारे पास ग्रेट प्रॉमिस स्पेल है ना? अब ये सुनकर सुनोंग काफी खुश हो जाती है, पर वो फर्श की तरफ देखते हुए कहने लगी, वो हमारी उंगलियों से फिसल गया, पर इसे कौन बताए कि उसने ये जानबूझकर किया है। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड जिंगिक को बाहर की तरफ निकाल लिया था, पर जिंगिक खुद उससे पूछता है, स्वॉर्ड मास्टर, हमें इसे कैसे संभालना चाहिए? ये बात सुनकर वोंगलिंग कहा, उसके ठिकाने का पता लगाओ, फिर उन्हें मिटा दो। जिस पर एग्री करते हुए वो तुरंत निकल गया उनका पता लगाने के लिए। दूसरी तरफ उस बंदे की हालत काफी बुरी दिख रही थी। साथ ही साथ वो खून की वॉमिटिंग करते हुए बोला, एलेक्जर लेने के बाद भी मेरी इंजरी हील क्यों नहीं हो रही है? उस क्रिएचर के अटैक ने मेरे को काफी बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया।
जिसके बाद उसका चेला उसके आगे के प्लान के बारे में पूछने लगा। इस पर वो बंदा बताता है कि अगर हमें वो बच्चा मिल जाए तो ये लाखों नहीं करोड़ों टैलेंटेड बच्चों के बराबर होगा, इसलिए मुझे उस लेडी को पकड़ना होगा ताकि मैं उसके बच्चे को ले सकूं। उसके ऐसे प्लान को सुनकर उसका चेला कहता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, क्या हमें इसकी सबसे पहली रिपोर्ट लॉर्ड स्पिरिट एम्परर को नहीं देनी चाहिए और ग्रैन्युलैरिटी को एंश्योर करो। इस पर वो बंदा उसे मारते हुए बोला, हम देर रात तक कल्टीवेशन क्यों करते हैं और हमारी आंखों के नीचे काले घेरे क्यों हो रहे हैं। ये बात सुनकर उसका चेला बताता है कि ये लॉर्ड स्पिरिट एम्परर को दिल चुराने के लिए है। चलो माफ करना, ये सब हमारे सेक्ट के लॉन्ग टर्म विकास के बारे में है। पर वो बंदा उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, नहीं, ये हमारी टीम सालाना केपीआई के लिए है। केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। ये अंदाजे से नहीं बल्कि डेटा पर चलता है। अगर काम ठीक से नहीं हो रहा है तो केपीआई देखकर तुरंत पता चल जाता है कि कहाँ गलती हो रही है और ये पूरी टीम को बताता है कि सबसे ज़रूरी काम क्या है और फोकस कहाँ लगाना है। अब कहानी की तरफ आते हैं, जहाँ पर वो बंदा आगे की बात बताता है। अगर बाकी टीमों को पता चल जाता है तो वो हमारी अचीवमेंट को चुराने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए हमें चीज़ों को सीक्रेट रखना होगा। इसलिए एक भी बात दूसरों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जो कहने के बाद वो दोनों अपने अड्डी की तरफ आ चुके थे और उनके पीछे पीछे जिंग के भी आ जाता है, पर उनको भी उसके वहां पर होने का एहसास हो गया था। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा देरी हो चुकी है, क्योंकि वैंगलिंग के कहे मुताबिक जिंग के एक ही अटैक में उन दोनों के साथ ही साथ पूरा का पूरा अड्डा ही उड़ा देता है, जिसकी वजह से एक जोरदार धमाका होता है। जिसके बाद यहाँ से प्लानिटरी चेकअप एरिया की तरफ आ गया था, जहाँ पर आंटी अपने बच्चे को संभाल रही थी, क्योंकि वहाँ के माहौल की वजह से उसको सदमा सा लग गया है। उसी वक्त उसके पास वैंगलिंग और सुनोक भी आ जाते हैं, जिनको देखकर फैन सैमिंग निराश होते हुए कहने लगा, ये तुम लोग हो? क्या तुम मुझ पर हंसने आए हो? साथ ही साथ इक्विपमेंट टूट गया है, इसी वजह से मुझे अपने मेडिकल रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। ये बात सुनकर वैंग ने कहा कि ये कल तक ठीक हो जाएगा। बात अलग है कि फ्रॉगी 2 ने उसको पहले ही ठीक कर दिया है, पर वो हंसते हुए कह रहा था, अगर तुमने मुझसे टॉप ग्रेड की स्पिरिचुअल रिप्लेसमेंट पिल का वादा नहीं किया होता तो मैं तुम्हारी बकवास पर ध्यान नहीं देता। यहाँ तक कि सुनोग उसके पास बैठने के साथ उसे कुछ देते हुए कहती है, ये हमारी ओर से एक गिफ्ट है, इसलिए बस वही बनो जो तुम बनना चाहते हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर फैन स्टमिंग आंसू बहाते हुए उसे लेने के साथ वहां से भाग चुका। पर वो जाते हुए कह रहा था, तुम्हारी सलाह किसने मांगी? जबकि उसकी मॉम उनका शुक्रिया अदा करते हुए वहां से जाने लगी। पर फैन स्टमिंग बीच में रुकते हुए खुद को संभालने के साथ बताता है, बड़े भाई और बड़ी बहन, मैं अपना सबसे बेस्ट करता रहूंगा। जो सुनकर वो दोनों काफी खुश हो चुके थे, जबकि सुनोक को वो बच्चा काफी क्यूट लगा। इसके बाद यहां से एक अलग ही जगह की तरफ आ गया था, जहां पर एक क्रिएचर उस कैदी से कहता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड बदलाव हुआ है, लेकिन प्लान अभी भी सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस पे तो वो बंदा मुस्कुराने लगा। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत सांगाई मिस्टिक प्रिजन का सीन दिखाते हुए होती है, जहां पर एक एल्डर दूसरे एल्डर को बता रहा था, लॉर्ड स्वॉर्ड सेंट, मैंने सुना है कि उसी पर स्वॉर्ड गॉड के साथ फाइट करने के बाद तुम्हारे पास काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आ गई है, इसके लिए तुम्हें बधाई हो। उसकी इस बात पर सेकंड एल्डर बताता है कि बस किस्मत की बात है और कुछ खास नहीं। तभी वो एल्डर कहे, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम अभी भी इतने बूढ़े दिखते हो? तो उसकी इस बात पर सेकंड एल्डर हंसते हुए बताते हैं कि तुम एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में जानते ही हो। जिसके बाद वो दोनों चलते हुए आगे जाने ही वाले थे, तभी एक जेल में से उन एल्डर पर कोई खतरनाक अटैक चल देता है। पर वो दोनों ये जानते हुए भी बेफिक्र होकर आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उनके पीछे बड़ा सा आयरन गोलम अपनी आंखों से उस पर अटैक कर चुका, जिसकी वजह से वो बंदा जिसने उन पर हमला किया वो काफी बुरी तरह से फंस जाता है। जो देखकर फस्टर बताते हैं, सांगाई फर्स्ट प्रिजन का डिफेंस हर साल और भी स्ट्रांग होता जा रहा है। ये इंप्रेसिव है। जिस बात पर अग्री करते हुए सेकंड एल्डर कह रहे थे, ये डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन एआई गोलकीपर सचमुच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। जिसके बाद वो दोनों एक गेट के सामने आ चुके थे, जिसमें एंटर करने के लिए उन्हें एक टोकन की जरूरत होगी। तभी उस प्रिजन के अंदर की तरफ देखते हुए एल्डर कहे, लॉर्ड चैन नॉन सुमन यहाँ बंद है। जो सुनते ही लॉर्ड चैन उसमें अपना टोकन इंजेक्ट करने के साथ उस गेट को खोल चुके। गेट खुलने के बाद अंदर एक पावरफुल बंदा कहता था, जो देखकर लॉर्ड एन उस बंदे का नाम पुकारते हैं, जिसे सुनते ही नानसान बड़े अजीब से हंसने के बाद अपनी प्यारी सी शक्ल उन्हें दिखाता है। अब इस नज़ारे को देखकर वो एकदम से हैरान होते हुए कह रहे थे, अरे मेरे जूनियर की निगाहें पहले से कहीं ज़्यादा साफ दिख रही हैं। जबकि एल्डर बताते हैं कि लगता है उसके अंदर का इनर डीमन बाहर की तरफ निकल गया है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन टेक्निक्स थोड़ी ज़्यादा ही खतरनाक है, इसलिए उसे अभी भी अलग हिरासत में रखना ही सही होगा। ये सुनकर लॉर्ड चैन कहते हैं, नहीं तो उसका इनर डीमन वापस लौट आएगा, है ना?
उसकी बात को सही ठहराते हुए एल्डर सामने की तरफ देखने के साथ बोले, आईलाइनर के साथ या उसके बिना ये बिल्कुल दो अलग अलग चेहरों की तरह है। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर लॉर्ड चैन के पसीने छूटने लगे, पर वो बताते हैं तुमने काफी कुछ झेला है। उनकी ऐसी बातों को सुनकर एल्डर अपने लॉर्ड से कहे कि आपने मेरी काफी ज्यादा तारीफ कर दी, लेकिन ये मेरी जॉब का हिस्सा है। जिस बात पर लॉर्ड सैन बताते हैं कि हमें अपने पावर लेवल के साथ उसे हेवन लेवल सेल में बंद कर देना चाहिए, लेकिन हेवन लेवल सेल में पहले से ही एक खतरनाक बंदा मौजूद है। अगर वो दोनों एक साथ रहे तो जरूर चैन का इनर डीमन फिर से अवेकन हो जाएगा। वैसे भी हमने इसके बदले काफी अच्छी खासी रकम चुकाई है इस आदमी को पकड़ने के लिए। जिसके बाद वो वहां से जाने लगे। प्रिजन के बाहर की तरफ एल्डर अपने लॉर्ड से एक रिक्वेस्ट करता है, और वो रिक्वेस्ट क्या है हमें अभी मालूम पड़ जाएगा। इसके बाद यहाँ से प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ आ गया था, जहाँ पर प्रिंसिपल अपने सामने उन स्टूडेंट को देखकर बता रहे होते हैं, 16 हाई स्कूल के एलीट क्लास के एडल्ट के रूप में तुमको एनुअल फील्ड असेसमेंट के लिए सिलेक्ट किया गया है। ये बात सुनकर सुनोग उनके सामने ग्रीट करते हुए पूछती है, हेडमास्टर क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ये मिशन किस बारे में है? जिसका जवाब देते हुए हेडमास्टर बताते हैं कि इस मिशन का थीम है स्केप रूम। अब उस कमरे का नाम सुनकर सब लोग काफी हैरान हो गए थे, बस वोंगलिंग को छोड़कर। जबकि हेडमास्टर बोलते हैं कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, टेस्ट की जगह शेंगा फर्स्ट प्रिजन है। इसका गोल ये टेस्ट करना है कि नई सेल कितनी अच्छी तरह से बनी है, इसलिए तुमको टेस्ट सेल को तोड़ने के लिए किसी भी मेथड का इस्तेमाल करने की परमिशन है, जिसमें वायलेंस भी शामिल है। अब ये सुनकर वो तीनों काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कह रहे थे, तो फिर फर्स्ट प्रिजन को पूरी तरह से दोबारा बनाने की जरूरत है। तभी हमें एक आवाज बताती है कि कोई नहीं जानता कि वोंगलिंग इस समय किस बारे में सोच रहा है। लगता है वो काफी ज्यादा जरूरी बात के बारे में सोच रहा है, फील्ड असेसमेंट की तुलना में। जिसके बाद यहां सीन वोंगलिंग के घर की तरफ आ गया था, जहां पर वो बाहर की तरफ जा रहा था क्योंकि अब असेसमेंट का समय हो गया है। तभी उसके पेरेंट्स वोंगली को वहीं पर रोकते हुए उसके करीब आते के साथ कहते हैं, हमारी वोंग फैमिली के पास तुम्हारे लिए एक जरूरी मिशन है। पर इस मिशन के बारे में वोंगली को कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसकी माँ इस नए मिशन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी उसके कान में बता देती है, जिसे सुनते ही वोंगनी सोच में पड़ गया। इसके बाद यहां सीन शंघाई फर्स्ट प्रिजन की तरफ आ गया था, जहां पर वो दोनों एक जगह पर टेलीपोर्ट हो चुके थे। जबकि गुहाओ कहता है कि चचाओ क्या तुम डरे हुए हो? दूसरी तरफ चचाओ घबराते हुए कहा, मैं निगरानी कर रहा हूं, साथ ही मैं डरा हुआ नहीं हूं। तभी एक ड्रोन आते के साथ उन्हें हेलो करता है। ये सुनते ही वो डरते हुए गुहाओ वहां पर चढ़ने के साथ कह रहा था, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने सबक सीख लिया है। पर उन पर नजर रख रही वो लड़की उन एल्डर्स को बताती है, रिपोर्टिंग के लिए हमने 6 क्रेन को ग्रुप में बांट दिया है, उनकी ओवरऑल एक्टिविटी के आधार पर। क्या हम कंपैरेटिव टेस्ट शुरू करें? उसकी ऐसी बातों को सुनकर एल्ड्रा बताते हैं कि क्या ये नए लोग फाउंडेशन एस्टैब्लिश्ड पेज में हैं, वैसे क्या ये ट्रेनिंग में सच में मदद करेगा? ये बात सुनकर लॉर्ड चैन का कहना है, अगर फाउंडेशन एस्टैब्लिश्ड पेज में भी ये नए लोग फर्स्ट प्रिजन में कमियां ढूंढ सकते हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या है। उनकी बात पर अग्री करते हुए एल्डर कह रहे थे, लॉर्ड आपने ठीक कहा, फर्स्ट प्रिजन का डिफेंस सदियों से स्ट्रांग किया गया है, इसमें किसी भी तरह से चूक नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। इस साल हमने कल्टीवेशन के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, यहां तक कि ये टेस्ट सेल भी इसमें लेटेस्ट AI एल्गोरिथम सिस्टम है। इसलिए लॉर्ड सैंड देखो और इंतजार करो, अगर इनमें से एक भी ग्रुप फर्स्ट प्रिजन के टेस्ट को तोड़ सकता है तो मैं फर्स्ट प्रिजन के सुपरवाइजर की पोजीशन से इस्तीफा दे दूंगा। अब ये तो गया, यहां तक कि वहां पर उनका आयरन गोलम भी घूम रहा था। दूसरी तरफ सुनोंग और वोंगलिंग को एक साथ टेलीपोर्ट किया गया था, पर सुनोंग शर्माते हुए अपने मन में कह रही थी, टेस्ट के लिए आने से पहले मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि ये ग्रुप टेस्टिंग होगी। क्या बात है, मैं सीनियर वोंगलिंग के साथ एक कमरे में हूं। नहीं, मुझे साथ रहना होगा, खासकर अभी। मैं सीनियर वोंगलिंग को निराश नहीं कर सकती। इसी के साथ वहां पर ड्रोन प्रोजेक्टर आते के साथ उन दोनों को हेलो करते हुए बताता है, मैं वॉस हूं, फर्स्ट प्रिजन का AI डिफेंस सिस्टम बटलर। अब तुम अपनी आंखों पर लगी बंधी पट्टी को हटा सकते हो। जो सुनते ही सुनरोंग अपनी आंख पर लगी पट्टी हटा चुकी, जो देखकर वॉस कहने लगा, मैं अपनी तरफ से हर पॉसिबल कोशिश करूंगा ताकि बाद में तुमको टेस्ट चैम्बर से भागने से रोका जा सके। जबकि वोंगलिंग अभी भी कुछ सोच रहा था, जो देखकर सुनरोंग अपने मन में कहीं, सीनियर वांग आज सुबह से किसी बात के बारे में सोच रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सीनियर वांग की सील कमजोर हो रही हो? उसी वक्त वहां पर वोंगलिंग का सबसे फेवरेट स्नेक टेलीपोर्ट कर दिया गया था, जो देखकर वो उसे लेने के लिए जाने लगा। जो देखकर सुनरोंग परेशान होते हुए कहती है, सीनियर वोंगलिंग मत जाओ। पक्का एक ट्रैप हो सकता है, लेकिन बैंगलिंग को इससे क्या ही मतलब है? वो सीधे जाकर उसे उठा चुका। तभी एक पिंजरा बैंगलिंग को ट्रैप कर लेता है, जो देखकर वो परेशान होने के साथ OI का इस्तेमाल करके उस पिंजरे को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचती है, पर उसका स्पेल नाकाम रहा। जो देखकर सुनोंग कह रही थी, मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंडेंस नहीं कर पा रही, ये कैसे हो सकता है? पर वैंगलिंग को इन सबसे कोई परवाह नहीं थी।
वो बस अपने स्नैक्स को एंजॉय करने लगा। वहां के इस मंजर को देखकर वोस बताता है कि जिस डेड सेल में तुम हो उसमें बहुत कुछ एडवांस सप्रेसेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए रोकने वाली बेड़ियों की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अभी भी सप्रेस किया जा रहा है। दूसरी तरफ वैंगलिंग अपनी चीज़ को आधा करके सुनोंग को दे देता है, जिसको लेने के बाद वो अपने मन में कहने लगी। सीनियर बैंगलिंग सोच रहे होंगे कि यहां से समझदारी से कैसे बचा जाए। फिर वो उसे खाने के साथ बताती है, वरना फर्स्ट प्रिजन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। रुको, ये कुरकुरे नूडल का टुकड़ा उसे सीनियर बांगली ने काट लिया था। दूसरी तरफ वो ये सोचकर खुश हो ही रही थी, तभी अगले सीन में स्याओ फ्रॉगी का इस्तेमाल करते हुए उस गेट पर फायरबॉल की बौछार कर देती है। पर इतने सारे हमलों के बावजूद उस गेट को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा, जो देखकर स्याओ यू बताती है सेल का दरवाजा रीजनरेटिव मटेरियल से बना है, जबकि फ्रॉगी ठरकियों की तरह हंसते हुए अपने मन में कह रहा था, डीमन की साफ नजरों को देखते हुए लीन और ज्यादा बंधी हुई नहीं रहेगी, लेकिन हमारी डीमन पावर को मिलाने के बाद भी ये काफी नहीं होगा। उसी वक्त स्याओ यू फ्रॉगी से सवाल करती है, क्या इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं है? इस पे फ्रॉगी बताता है, हाँ मेरे पास एक तरीका है, पर इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। पर स्याओ यू को इसके बारे में मालूम नहीं था, लेकिन फ्रॉगी उसके सर की तरफ आते हुए कहता है, बस ऐसे ही खड़ी रहो, बिल्कुल भी हिलना मत। ये कहते ही उसने अपने मुंह में स्पिरिचुअल एनर्जी कंडेंस करना शुरू कर दी, और उसके इस हमले की वजह से वो गेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता था। लेकिन उससे पहले स्याओ काफी गुस्से के साथ उसे नीचे पटक देती है। नेक्स्ट सीन में उन दोनों के सामने काफी स्ट्रॉन्ग गेट था, जिसको खोलते खोलते गुआहाओ की बैंड बज चुकी थी। पर चैनचाओ ने अभी तक हार नहीं मानी थी। उसको इतनी कोशिश करता देखकर गुआहाओ उसको बता रहा था, नहीं चैनचाओ, हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिस्ट्रिक्टेड हो रही है। ये बात सुनकर चैनचाओ खुद को तैयार करते हुए कहा, हमारे पास कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, इसलिए तो हम कुछ बना लेंगे। जो कहने के बाद वो अपने आसपास की फायर को कलेक्ट करते हुए उसके अंदर लिपट जाता है। अब ये देखकर गुआहाओ हैरान होने के साथ कहता है कि मैं देख सकता हूं कि उसको बनाने के लिए फायर एलिमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो अभी ये सब कह ही रहा था, तभी चैनचाओ अपनी कंडेंस की गई फायर को अपनी फिस्ट में फोकस करने के साथ सीधे उस गेट पर अटैक कर चुका, और उसके हमले से गेट को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, उल्टा चैनचाओ ही पीछे धकेला गया, जिसकी वजह से गुआहाओ भी इसमें शामिल हो गया था। उनकी ऐसी हालत को देखकर वोस बताता है, तुम फाउंडेशन एस्टैब्लिश्ड स्पेस किनो से क्या सोचते हो कि तुम मेरी फर्स्ट प्रिजन स्टोन का डोर जबरदस्ती से तोड़ सकते हो? जबकि गुआ बोला, हमें एक मौका तो देकर देखो। उसकी इस बात पर वो सोचते हुए कहता है, अगर मैं तुमको दे भी दूं तो भी तुम इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। जो कहने के बाद वो अपने प्रोजेक्टर के थ्रू एक मैथ का सवाल उनके सामने पेश कर देता है। अब ये देखकर उसके सर में से धुआं निकलने लगा। साथ ही वो बताता है, हम यहां से बाहर कैसे निकल सकते हैं, और ये सवाल भूल ही जाओ। जो कहते ही वो नीचे गिर पड़ा। इस नज़ारे को देखकर एल्डर बताते हैं कि लगता है कि मैं जीत गया। दूसरी तरफ लौट जाने से काफी निराश थे। उसी वक्त उनका डेंजर सिग्नल बजने लगा, जो सुनकर एल्डर परेशान होते हुए कहते हैं, पता लगाओ आखिरकार यहां चल क्या रहा है। नेक्स्ट सीन में हम नानसुआन को देखते हैं। तभी वहां पर सिस्टम बताने लगा, वार्निंग, अर्थ लेवल सेल में प्रिजन ब्रेक हो गया है। जबकि नानसुमान हंसते हुए कह रहा था, आखिरकार मुझे आजाद होने का मौका मिल ही गया। दूसरी तरफ वो सुनकर वार्निंग देने लगा था। साथ ही वो कहा, अर्थ लेवल सेल में प्रिजन ब्रेक हो गया है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सुनरोंग उसे बता देती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये बात सुनकर वोंगलिंग एक ही बारी में उस पिंजरे को वहीं पर पहुंचा देता है जहां से वो आया था। अब ये देखकर वो उसके होश उड़ गए थे। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ वोंगलिंग सीधे गेट की तरफ चला गया, और ये वही गेट है जिसको खोलने में चैनचा और फ्रॉगी 2 के पसीने छूट चुके थे। जबकि वहीं की स्क्रीन पर सेम टू सेम मैथ का सवाल था। उस सवाल को देखकर सुनो का कहना है, ये सवाल सचमुच में काफी मुश्किल है, लेकिन मैं इसे सॉल्व कर सकती हूँ। सीनियर वोंग, मुझे बस 10 मिनट दीजिए। पर वोंगलिंग को वो सवाल बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, इसलिए वो अपनी एक ही उंगली का इस्तेमाल करते हुए दरवाजे को अपने रास्ते से ही हटा देता है। अपने सामने इस नज़ारे की उम्मीद सुनोंग ने पहले से ही की थी, पर वो बॉस की तरफ देखते हुए कहती है, सीनियर वोंग, एआई अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा है। पर वोंगलिंग की पावर को देखकर एआई खुद टकराने लगा था, जबकि वोंगलिंग उस पर अपनी उंगली करते हुए कहता है, चलो फिर इसे मिटा देते हैं। जो देखकर वो उसकी पढ़कर 4 हो चुकी थी। जबकि सुनोंग परेशान होते हुए वोंगलिंग को वहीं पर रोकने के साथ बताती है, सीनियर वोंग, ये सिस्टम काफी महंगा है, क्या मैं उससे बात करूं? जिसके लिए वोंगलिंग भी तैयार हो गया था। इसी के साथ वो वोंगलिंग की तरफ जाते हुए बड़े प्यार से कहती है, प्लीज मिस्टर एआई, क्या तुम ऐसा दिखावा कर सकती हो कि तुमने कुछ देखा ही नहीं? उसकी ऐसी बातों को सुनकर एआई अपना मुंह बनाते हुए कहा, मेमोरी स्टोरेज और सर्विलेंस फाइलों का फॉर्मेट करने में भी एआई अभी तक इंसानों की जगह नहीं ले सकते।
जिसके बाद वॉन्गलिंग गेट में एंटर करते हुए एक जगह पर आ गया था, पर उसके हमले का इफेक्ट अभी भी चारों तरफ था। उसी वक्त उसके पीछे वही गोलम आ जाता है, पर उसमें कुछ खराबी आ चुकी है। साथ ही साथ वो अजीब तरीके से बताता है कि सिस्टम ने अचानक फॉर्मेट का पता लगाया। एरर, जजमेंट आई एक्टिवेट हो रही है। सिस्टम स्कैन कर रहा है। स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू 5 वाला अकेला लड़का। वीकनेस, तुम भुलक्कड़ हो, तुम कमजोरी से भरे हुए हो, तुम अक्सर देर रात तक अकेलापन फील करते हो, तुम दोस्त बनाने के लिए स्ट्रगल करते हो, और तुम शेयर करने के लिए काफी दबाव में हो, और आखिर में तुम रात दर रात खुद को ही खा जाते हो। इतना नाजुक इंसान एक हीट में नीचे गिर जाएगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वॉन्गलिंग को कुछ भी समझ में नहीं आया, पर वो फिर भी उसकी बातें सुन रहा था। लेकिन जॉइंट अब बात करने के मूड में नहीं था। वो सीधे वॉन्गलिंग पर एक जोरदार घूसा मार चुका है, जो देखकर सुनोंग परेशान होते हुए कहती है, सीनियर वॉन्गलिंग संभल कर। और अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी है, क्योंकि जॉइंट ने वॉन्गलिंग के टकले पर एक जोरदार घूसा मार दिया, जिसकी वजह से उसका सर स्प्रिंग की तरह ले रहा था। लेकिन इससे उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब ये देखकर जॉइंट वॉन्गलिंग को दाएं बाएं अच्छे से देखने के बाद कहने लगा, वार्निंग, डेंजर। मेरा एनालिस्ट फील हो गया। ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। उसके ऐसा कहते ही उसके सिस्टम में खराबी आने लगी। तभी गूहू हाउस सामने की तरफ आते हुए कह रहा था, वॉन्गलिंग, तुम कहां पर हो? ये बॉस पूरी तरह से एक एआई डमी है। तभी उसके पीठ पर सवार चैनचा बोला, वॉन्गलिंग, डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूं। दूसरी तरफ जॉइंट गलत एनालिस्ट की वजह से उसमें धीरे धीरे खराबी आना शुरू हो चुकी थी। वॉन्गलिंग भी बस उसे ही देख रहा होता है, जो देखकर सुनोंग अपने मन में बताते हैं कि ओ नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि सीनियर वॉन्ग आज अपने पुराने फॉर्म में नहीं है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके मॉम एंड डैड ने एक मिशन दिया है। अगर वो इन बातों के बारे में सोच नहीं रहा होता तो अब तक ये जगह पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुकी होती। जिसके बाद वॉन्गलिंग ने चैनचा पर अपनी लात से हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो लुढ़कता हुआ सीधे दीवार से टकरा गया, और उसके टकराने की वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होगी। दूसरी तरफ नासान बड़ी खामोशी के साथ बैठा हुआ था। तभी जॉइंट के प्रेशर की वजह से वहां का गेट खुल गया। उस प्रेशर को फील करते हुए नानसन हैरान होते हुए बोला, यह है फेमिलियर स्पिरिचुअल एनर्जी, इसमें मैं कोई गलती नहीं कर सकता, ये जरूर वही होगा। जो सब कहने के बाद नानसन घबराते हुए गेट की तरफ पहुंचने के साथ उसे बंद कर चुका। फिर वो राहत की सांस लेते हुए कहता है, ये सबसे सेफ जगह है। अगले सीन में वो दोनों भी वॉन्गलिंग के पास पहुंच चुके थे, पर फ्रॉगी को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको काफी बुरी तरह से पीटा है। साथ ही वो बता रहा था, अफसोस की बात है, ये फर्स्ट प्रिजन काफी बोरिंग है। दूसरी तरफ चैनचाओ बताता है, क्या तुम ठीक कह रही हो वॉन्गलिंग? फिर वो उस पर से उतरने के साथ कहा, डरने की जरूरत नहीं है, अब मैं यहां पर हूं, तुमको और जूनियर सुनोंग को बिल्कुल भी चोट नहीं लगेगी। इस बंदे के खुद इतनी फटी पड़ी थी कि खुद गुहास को यहां पर लाया है, वरना ये खुद तो उस जगह से कभी नहीं निकल पाता। जिसके बाद सुनरोंग सामने की तरफ आते हुए कहती है कि चलो इसे खत्म करें। जो कहने के बाद उसने वॉन्गलिंग का हाथ पकड़ लिया था, जो देखकर वॉन्गलिंग भी एकदम शॉक्ड हो जाता है। इसी के साथ वो सब वहां से भागने लगे। भागते भागते वो सारे एक बड़े से गेट के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तभी सुनोंग ने अपना हाथ बढ़ाते हुए उस गेट को खोल दिया था। अपने सामने उस नज़ारे को देखकर वॉन्गलिंग के भी होश उड़ चुके थे, क्योंकि सामने का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। वहीं पर वॉन्गलिंग अपने मॉम की कई कई बातों को याद करने लगता है, जहां पर उन्होंने उसे बताया था, वॉन्गलिंग, तुम्हारे पापा और मैंने इस बारे में बात की है, हम चाहते हैं कि तुम बड़े भाई होने के नाते इस बच्चे का नाम दो। ये सब याद करने के बाद वॉन्गलिंग गहरी सोच में पड़ गया था। फिर वो अचानक से एक नाम लेता है, नवान, जो सुनकर सुनोंग सवाल करती है, सीनियर वॉन्गलिंग, क्या तुम कुछ कह रहे हो? जिस बात पर वॉन्गलिंग बताता है कि आखिरकार मुझे उसका नाम पता चल गया। जो सुनकर सुनोंग काफ़ी खुश होने के साथ कहती है, तो बात कुछ ऐसी है, सीनियर वॉन्गलिंग सोच रही थी कि तुम दिन भर इतने खोए खोए क्यों हो, वो इसी वजह से था ताकि तुम बच्चे का नाम रख सको। इसके बाद यहाँ सीन वॉन्गलिंग के मॉम और डैड की तरफ आ गया था, जहाँ पर मिस्टर वॉन्ग अपनी वाइफ का पेट चला रहे थे, जबकि वॉन्गलिंग कहता है, वॉन्ग नवान, तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है। इसी के साथ यहाँ सीन शिफ्ट होकर एक प्रिजन की तरफ आ गया था, जहां पर सबसे ज्यादा खतरनाक कैदी को कैद करके रखा गया है। उसी वक्त वो क्रीचर बताता है, ईवल स्वॉर्ड गॉड ने फर्स्ट प्रिजन से ना निकलने का फैसला किया है। जो सुनकर वो बंदा बताता है कि मैंने उसे एक मौका दिया था, लेकिन उसने इसको नहीं लिया। कितने अफसोस की बात है। किसे पता था कि कल्टीवेशन की दुनिया में ऐसा जबरदस्त मास्टर भी है। क्या तुम्हें सोरा के मास्टर का पता लगा सकते हो? उसकी ऐसी बातों को सुनकर ईवल आई बताता है, सारे ट्रेसेस मिटा दिए गए हैं, लेकिन हो सकता है कि वो सिस्टी हाई से जुड़ा हो। जो इस बात का जवाब देते हुए वो बंदा बताता है, मैसेज पास करो। इस पे वो ईवल आई कह रहा था, नाइट सर्कल पर गॉट इट, मुझे तुम्हारे साथ काम करने में काफी मजा आता है। जो कहने के बाद वो वहां से चला गया था। हमें एक मिस्टीरियस जगह दिखाते हुए होती है, वहीं पर कुछ लोडिंग हो रहा होता है, पर वो अचानक से माइनस में जाने लगा।
तभी पागल सन के गुस्सा करते हुए कहता है, मैंने इतने सालों में जो भी 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल एनर्जी कलेक्ट की थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। उसी वक्त वहां पर उसका चेला आते के साथ बताता है कि लॉर्ड स्पिरिट एम्परर, मुझे लगता है कि इसका कनेक्शन साउदर्न ब्रांच केव के डिस्ट्रॉय होने की वजह से है। ये बात सुनकर लॉर्ड स्पिरिट एम्परर काफी ज्यादा भड़कते हुए बोला, तो मुझे इसके बारे में अभी क्यों पता चल रहा है? लॉर्ड को इतने गुस्से में देखकर उसका चेला घबराते हुए बताता है, नाइट स्कल क्राइसिस रिस्पॉन्स मैनुअल कहता है कि ऐसे मामलों में पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को पब्लिक ओपिनियन रिस्क असेसमेंट करना चाहिए और कनेक्टेड डिपार्टमेंट का पता लगाने के लिए कि नुकसान कितना हुआ है। नुकसान का पता लगाने के लिए और हालात के लिए पीआर स्ट्रैटेजी बनाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग होगी, तभी हम आपको रिपोर्ट कर पाएंगे। लॉर्ड अब ये सुनकर स्पिरिट एम्परर उस पर और ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है, आखिरकार ये बेतुका तरीका किसने सोचा? उसके इस बात का जवाब देते हुए चेला बताता है कि मेरे मालिक, क्या आपको ये याद नहीं है कि पिछले साल आपने ये कास्टिंग एफिशिएंसी प्रोग्राम शुरू किया था? इसलिए अपने चेले की ऐसी बातों को सुनकर स्पिरिट एम्परर उसे कल काम पर आने से मना कर देता है। जो सुनते ही उसे गहरा सदमा लग चुका था। फिर वो एक मूर्ति बनने के साथ चकनाचूर हो चुका। दूसरी तरफ स्पिरिट एम्परर अपना दिमाग गर्म करते हुए कह रहा था, जाओ उसे देखो, मेरे स्क्वाड केव पर बम गिराने की हिम्मत किसकी हुई? उसी वक्त उसका चेला उसके सामने एक स्क्रोल पेश करते हुए कहता है कि शांत हो जाओ लॉर्ड स्पिरिट एम्परर, हमारी रेड स्क्वाड इंटेलिजेंस का काम संभालती है और ये रही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। इस पर लॉर्ड सवाल करता है, क्या ये भरोसे के लायक है? जिस बात का जवाब देते हुए उसके चेले का कहना है, ये इन्फॉर्मेशन सीधे सांघाई फर्स्ट प्रिजन से ऑनरेबल पर्सन से मिली है। अब ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। फिर वो स्क्रोल को अपने करीब लाते हुए चेक करता है और उस फोटो में मिस्टर वैंग और वैंगलिंग थे। इसके बाद यहां से शिफ्ट होकर वैंगलिंग के घर की तरफ आ गया था। एक कमरे के अंदर सामान हर जगह फैला हुआ होता है, जबकि मिस्टर वैंग कंप्यूटर चलाते हुए कुछ देख रहे थे। तभी उस कंप्यूटर में से आवाज आती है, एंडिंग पॉइंट नॉवल ऑनलाइन की लेटेस्ट अनाउंसमेंट के अनुसार इस साल के मॉडल ऑथर ऑफ द ईयर्स की एवरेज एज 18 साल से कम की है। लेजेंडरी ऑथर वैंग सीतू शायद अपनी पॉपुलैरिटी खो चुके हैं। ये सब जानने के बाद मिस्टर वैंग काफी निराश होते हुए कहे कि मुझे अब कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रही। उसी वक्त उनके फोन में वॉइस मैसेज आता है और ये मैसेज एक का नहीं बल्कि कई लोगों ने किया था, जिसमें वो बता रहे होते हैं, हेलो वैंग, तुम्हारी आखिरी अपडेट को कितना समय हो गया है और तुम्हारी नई किताब के अनाउंसमेंट के बारे में तुमने कितना काम पूरा कर लिया है? भाई, दूसरी नॉवल दी अनलाइकली लिटिल फेरी के बारे में क्या है? ये कई महीनों से लगातार मंथली वोट चार्ट के टॉप पर रहा है। उनकी ऐसी बातों को सुनकर मिस्टर वैंग काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। दूसरी तरफ वो तीनों भी उन्हें ही देख रहे होते हैं। तभी वो बंदा उन्हें बता रहा था, क्या तुम्हारी इंस्पिरेशन खत्म हो गई है? शायद आपको खुद से पूछना होगा कि क्या आप लगन से लिख रहे हैं, साथ ही क्या तुम्हारी हर एक वर्ड्स पर पेमेंट पड़ती है? तो अब तुम क्या कर रहे हो? लिखना शुरू करो। उन सब की ऐसी बातों को सुनकर मिस्टर वैंग का दिमाग खराब हो गया था, पर वो अपनी वीक उतारते हुए अपने सर को सिलाने लगते हैं ताकि उनकी कुछ टेंशन तो खत्म हो सके। वहीं पर वैंगलिंग के होश उड़ चुके थे। तो उसको ये मालूम नहीं था कि मेरे डैड के टकले पर बाल नहीं है। हैरानगी की वजह से उसका फेवरेट स्नैक्स नीचे गिर गया, जबकि फ्रॉगी हक्का भक्का होने के साथ कहा कि आखिरकार ये गंजा कैसे हो गए। दूसरी तरफ मदर वांग चिंता करते हुए कहती है, अफसोस के अनुमान जल्दी पैदा नहीं होने वाली है। स्पिरिचुअल स्वॉर्ड, बेबी फॉर्मूला, बच्चों का हर तरह का सामान और सीलिंग तालिस्मान, ये चीजें महंगी हो सकती हैं। इस बात को समझते हुए फ्रॉगी का कहना है, तो इसीलिए वो नई किताब लिखने की प्लानिंग बना रहे हैं, है ना? जिस बात पर अग्री करते हुए मदर वांग बोले, लेकिन उनके पास कोई इंस्पिरेशन नहीं है। इन हालातों को थोड़ा मोड़ा समझने के साथ वांगलिंग सीधे अपने डैड के पास पहुंचते हुए कहता है कि पा, क्या मैं इसे संभाल लूं? जिसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए आसपास की चीजों को उठाने लगा। साथ ही साथ वो अपने डैड को बताता है, पा बस थोड़ा सा और इंतजार करो, बस कुछ ही सेकंड में आपका काम हो जाएगा। अपने बेटे की प्रभा को देखकर मिस्टर वांग उसे यहीं रुकने को कहते हैं, जो सुनने के साथ वांगलिंग ने अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर दी, जिसकी वजह से सारा का सारा सामान इधर उधर फैल जाता है। जबकि मिस्टर वांग वांगलिंग को समझाते हैं, मैं इस घर का हेड हूं, इसलिए मुझे ही इसको रिजॉल्व करना होगा। ये सन की लोग जो हर दिन 20,000 वर्ड्स को अपडेट करते हैं, इसलिए मैं तुमसे जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा। जो कहने के बाद वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर करने के साथ काफी तेजी से काम पर लग जाते हैं। अपने डैड को लगन से काम करता देखकर वांगलिंग उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उन्हें अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। और ऐसे कई दिन, हफ्ते, यहां तक कि महीने बीत चुके थे। इसकी अगली सुबह हम उन्हें सोता हुआ देख पाते हैं। इसका मतलब उन्होंने इतने सारे दिनों में अपने काम में आनानी नहीं की। और ऐसे ही लोग आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, समय किसी का नहीं है और अब तो काफी तेजी से भाग रहा है। इसी वजह से आपको काम में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। वैसे भी अगर आपको जिस चीज में मजा आता है, खुशी मिलती है, वही ये काम लगन से होता है। इसलिए ऐसा काम ढूंढो, ये आपके पास है तो उसमें अपनी पूरी जी जान लगा दो।
अपनी बात करूं तो आपको लगता होगा कि मैं खुद तो काम ढंग से करता नहीं हूं, दूसरों को क्या ज्ञान दे रहा हूं। तो ऐसी बात नहीं है, मैं अपना काम करता हूं और मुझे एक्सप्लेन करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। पर हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। और अभी भी मैं एक स्टूडेंट हूं, इसलिए मैं सिर्फ अपना ध्यान एक चीज़ पर नहीं लगा सकता। मुझे बाकी काम भी करने होते हैं, लेकिन जितना खाली समय मिलता है वो मैं एक्सप्लेनेशन में लगा देता हूं। साथ ही साथ मेरे पास बाकी एक्सप्लेनर की तरह लोग नहीं हैं, जैसे कोई स्क्रिप्ट लिख दे और दूसरा एडिटिंग कर दे और तीसरा एक्सप्लेन कर दे। वैसे एक्सप्लेन तो ओनर करता है, साथ ही साथ थंबनेल भी बनाना पड़ता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अब कहानी की तरफ आते हैं। दिन रात एक करने के बाद भी उनको आइडिया नहीं आ रहे थे। साथ ही साथ उनकी आंखों के नीचे दाग शकल भी दिखाई दे रहे होते हैं। घर के बाहर की तरफ सुनोंग काफ़ी ब्यूटीफुल आउटफिट के साथ घर की बेल बजाती है, जिसे सुनकर मिस्टर वांग दरवाज़ा खोलते हैं। पर वो अपने सामने सुनोंग को देखकर हैरान हो गए थे। तभी वो उसके आने का रीज़न पूछते हैं, जिस बात पर सुनोंग बताने लगे, सीनियर वांग ने हमें बताया था कि आप अपनी नई किताब के लिए इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन घर में बंद रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मिस्टर वांग प्लीज़ मेरे साथ आएँ। जिसके बाद हम सामने की तरफ फ्रॉगी को देखते हैं, जिसने बस का फॉर्म ले रखा था। इसी के साथ वो उन्हें बस की तरफ लाते हुए कहती है, आज मैं इस ट्रिप पर आपकी गाइड रहूंगी, जहां पर आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। तभी उस गेट का दरवाजा खुल गया था, जिसमें सब लोग एंटर करते हैं। पर जब वैंगलिंग बस में चढ़ ही रहा था, तभी उसको आसमान से कुछ अजीब सा एहसास होता है, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसी के साथ वो बस में घुस गया। स्काई की तरफ स्पिरिट एम्परर का चेला उन पर नजर रखते हुए कहता है कि जिस आदमी को मैं देख रहा हूं उसका सरनेम वैंग है, लेकिन उसके पास कोई डिटेक्टेबल ओरा नहीं है। वो जरूर टॉप टियर का मास्टर होगा। लगता है इन लोगों ने गलत बंदे को निशाना बना लिया है। उनको अपना निशाना वैंगलिंग को बनाना चाहिए। वैसे ये लोग क्या ही कर सकते हैं। उस फोटो में वैंगलिंग का चेहरा ही नहीं था, और जिसका चेहरा था वो थे मिस्टर वैंग। बस के अंदर की तरफ उन सब ने शील्ड बैट लगा ली होती है। तभी वैंगलिंग फ्रॉगी को चलने को कहता है, और उनका पहला स्टेशन होगा गुहू हाउ फैमिली बीस्ट हॉल। इसी के साथ वो बस निकल पड़ी उस स्टेशन की ओर। गुहू हाउ के घर की तरफ वो बता रहा था, मिस्टर वैंग, वैंगलिंग ने मुझे पहले ही बता दिया है कि क्या हुआ, इसलिए चिंता मत करो, मैं आपको इंस्पिरेशन ढूंढने में मदद करूंगा। फिर वो एक जार को फेंकते हुए कहता है कि मैंने तुमको चुन लिया है लाइटनिंग बियर। इसी के साथ उस जार में से लाइटनिंग बियर बाहर आते के साथ मिस्टर वैंग के पीछे खड़ा हो गया था। उस बीस्ट को देखकर फ्रॉगी बताता है कि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी फैमिली ने टॉप टियर के बीस्ट को टेम किया होगा। उसकी इस बात पर गुहू हाउ फ्लेक्स बारते हुए बोलता है कि इस लाइटनिंग बियर को कैप्चर करने के लिए मैं स्पिरिट बीस्ट विलेज जैन किशन विलेज गया था। तभी सुनोंग सवाल करती है, गुहू हाउ तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जिस बात का जवाब देते हुए गुहू बताता है, एक्यूपर पॉइंट्स को स्टिमुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पूरी बॉडी का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनका दिमाग पहले से ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिस्टर वैंग बताती है, मैं समझ गया, मेरी प्यारी वैंग नवान के लिए मैं कोशिश करने को तैयार हूँ। ये बात सुनकर सुनोंग मिस्टर वैंग से सवाल करती है, मुझे याद है कि एक बड़ा लाइटनिंग बियर लाख वोल्ट का करंट छोड़ सकता है। मिस्टर वैंग, क्या आप इसे संभाल पाएंगे? अब ये सुनकर उनकी फटकर 4 हो चुकी थी, जबकि गो हुआ उस बियर का बच्चा उठाते हुए बताता है, चिंता मत करो मिस्टर वैंग, असल में ये काम इस बियर के बच्चे पर छोड़ दो, इसका करंट ज्यादा तेज नहीं होगा। इसी के साथ उसने करंट मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मिस्टर वैंग जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। अपने सामने इस नज़ारे को देखकर सुन रोंग और फ्रॉगी काफी परेशान हो चुके थे। कुछ देर झटके खाने के बाद वो लिटिल बियर रुक जाता है, पर मिस्टर वैंग की हालत कुछ ज्यादा ही सुधर जाती है। तभी वैंगलिंग सवाल करता है, डैड आप कैसा फील कर रहे हैं? जिस बात का जवाब देते हुए उसके डैड बताते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले से ज्यादा समझदार हो गया हूं। उनकी ऐसी बातों को सुनकर सुन रोंग परेशान होते हुए कहती है कि मिस्टर वैंग चलिए अगले स्टॉप पर चलते हैं। इस पे वो उसे मना करते हुए बोलते हैं कि नहीं, मुझे थोड़ा और वोल्टेज चाहिए। अब ये सुनकर वैंग ने उन्हें थम्स अप करते हुए बेस्ट ऑफ लक करता है। इसके कुछ देर बाद लाइटनिंग बियर उनको अपने बच्चे की तरह गोद में झुलाने लगा था, जिसकी वजह से उन्हें शर्म आ रही थी। ऊपर की तरफ हम उसी चेले को देखते हैं जो उन्हें ढूंढते ढूंढते गुहा के घर की तरफ आ गया था। फिर वो ऊपर की एक प्लेट हटाते हुए अंदर की तरफ झांकने लगता है। तभी उसको अपने सामने टॉप टियर का बीस्ट दिखाई देता है, जो देखने के बाद वो कहने लगा, क्या शानदार स्पिरिचुअल बीस्ट है, अगर मैं इसे पकड़कर लॉर्ड स्पिरिट एम्परर को दे दूं तो पक्का मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। ये सब कहने के बाद वो एक जार से उसको कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जार जाकर उसके टंटोले पर लग गया, जिसकी वजह से बेबी बियर जोर जोर से रोने लगा। उसको रोता देखकर लाइटनिंग बियर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसी के साथ उसने अपने मुंह में लाइटनिंग इकट्ठा कर ले। अब ये देखकर वो बंदा काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि तो इसका पहले से ही एक ओनर है। दूसरी तरफ उसने काफी गुस्से के साथ उस पर अटैक कर दिया था। इसी के साथ वो चेला काफी दूर पटक गया। उस बीस्ट को इतना गुस्से में देखकर मिस्टर वैंग वैंगलिंग की गोद में आते हुए कहने लगे, चलो इसे भूल ही जाते हैं।
जिसके बाद फ्रॉगी निकल पड़ा चैन फैमिली माउंटेन कल्टीवेशन साइट की ओर। पर जाते समय उस चेलिया की भी बैंड बजा देते हैं। जाते समय मिस्टर वैंग सवाल करते हैं, क्या हमने अभी किसी को हिट किया? उनकी इस बात का जवाब देते हुए वैंगलिंग बताता है, डैड कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी हलचल थी। कुछ देर सफर करने के बाद वो आखिरकार चैन फैमिली के मैंशन पर पहुंच चुके थे। तभी नीचे से चैन चाओ वैंगलिंग को हाई करता है, साथ ही साथ उनकी बस वहां पर उतर चुकी थी। इसी के साथ चैन चाओ के फादर मिस्टर वैंग की तरफ जाते हुए कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारा क्रिएटिव काम ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए तुम यहाँ इंस्पिरेशन ढूंढने आए हो। उनकी इस बात पर मिस्टर वैंग अजीब से हंसते हुए बताते हैं, माफ करना चैन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बात सुनकर मिस्टर चैन कहते हैं, तो चलिए हम तुमको अपनी चैन फैमिली के एंसेस्टर सेवर टेक्निक दिखाते हैं। इस टेक्निक का नाम सुनकर मिस्टर वैंग थोड़े हैरान हो जाते हैं, जबकि वो दोनों अपनी टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए एकदम तैयार दिख रहे थे। इसके बाद दोनों एक साथ अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ काफी खतरनाक से लेस रिलीज कर दिया, जो सीधे जाकर उन चट्टानों से जा टकराया। उन दोनों के हमले की वजह से वो चट्टान आधी कटकर नीचे गिर जाती है। उनके एंसेस्टर टेक्निक को देखकर वो तीनों तालियां बजाने लगे थे, जो देखकर मिस्टर चैन उनकी तरफ जाते हुए कहते हैं, उम्मीद है कि तुम हमारी खराब परफॉर्मेंस के लिए हमें माफ कर दोगे। मिस्टर वैंग, मेरा बेटा हाल ही में बेहतर हुआ है, लेकिन वो अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंचा है। जिस बात का जवाब देते हुए मिस्टर वैंग बताते हैं कि जैसा बाप वैसा बेटा। आपका बेटा काफी इंप्रेसिव है, आप तो और भी ज्यादा इंप्रेसिव हो। पता नहीं था कि आप मुश्किलों को पार कर सकते हो। दूसरी तरफ शैंशा चाओ वोंगली का नाम पुकारने के साथ उसे गले लगाते हुए कहता है, आखिरकार मेरे फादर ने इंप्रूव करने के लिए मेरी तारीफ की। ये बात सुनकर मिस्टर चैन अपने बेटे की तारीफें करते हुए कह रहे थे, बेटा मुझे हमेशा से तुम पर भरोसा रहा है। इस पे तो चैन चाओ का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था, जबकि मिस्टर चैन अपना स्पेयर मिस्टर वैंग को थमाते हुए बताते हैं कि अब तुम इसे एक बार ट्राई करके देखो। साथ ही साथ चव ने अपना स्पेयर भी वोंगलिंग को दे दिया था। दूसरी तरफ लूगी अपने इशारों के थ्रू उसको कुछ बताने लगता है। उसकी बात को वोंगलिंग भी समझ गया था। तभी हम एक पेड़ के पीछे उसी बंदे को देखते हैं जो मिस्टर वैंग को देखते हुए अपने मन में कह रहा था, ये आदमी पक्का ऑर्डिनरी इंसान नहीं है और वो बस का हादसा कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता। दूसरी तरफ उनको स्पेयर उठाने में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होता है। साथ ही वो गिरने ही वाले पर समय पर आते के साथ मिस्टर चैन ने उन्हें गिरने से बचा लिया था और वो उन्हें बताते हैं कि वैंग तुम्हारे पास कोई कल्टीवेशन नहीं है और इस स्पेयर शॉट को उठाना भी काबिले तारीफ है। दूसरी तरफ वोंगलिंग बड़े आराम से सामने की तरफ एक स्लैश रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से उस पेड़ का पता नहीं, लेकिन उस बंदे की हालत जरूर खराब हो जाती है। उसके हमले को देखकर मिस्टर चैन उसे बताना शुरू करते हैं, वोंगलिंग ये स्ट्राइक काफी स्थिर है, लेकिन तुम कोई सैपर एनर्जी बाहर नहीं निकाल रहे हो, तो इसलिए अभी भी सुधार की गुंजाइश है। वो सोच रहा था कि दो आम लोग ऐसे दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल्टीवेटर को कैसे जन्म दे सकते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर बांग एक तलवार उठाते हुए वांगलिंग से कहते हैं कि याद है जब तुम बच्चे थे तो मैं तुम्हें पीच वुड की तलवार खरीदने के लिए यहां लाया था। उसी वक्त सामने एक लड़की को देखकर जिंग के बाहर की तरफ आ जाता है। उसे देखकर वांगलिंग उसके आने का कारण पूछता है, लेकिन वो कुछ कह पाती उससे पहले ही लड़की बोल पड़ती है, इतने कम समय बाद तुम आखिरकार आ ही गए। इतना कहकर वो अपने म्यान से वांगलिंग पर हमला कर देती है, जिसे वांगलिंग जिंके का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर लेता है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि जिंके की म्यान होती है। वांगलिंग उसे पीछे की तरफ पुश कर देता है। तभी वो लड़की अपने अतीत को याद करते हुए कहती है कि उसने जिंके से कहा था, तुम सिर्फ मेरी तलवार हो। इन सब बातों को याद करते हुए वो काफी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, बस एक छोटी सी मुलाकात के लिए। इसके बाद वो गुस्से में आकर वांगलिंग पर लगातार हमला करना शुरू कर देती है, जबकि वांगलिंग बस उसके अटैक्स को ब्लॉक करता रहता है। उनकी फाइट की वजह से वहां अफरा तफरी मच जाती है। उसी दौरान एक लेडी उनकी लड़ाई देखकर कहती है कि ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं, ये तो बहुत डरावना है। दूसरी तरफ वो लड़की लगातार अटैक करते हुए कहती है, तुम बेदर्द हो, एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए। ये सुनकर जिंके उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं होती और गुस्से में कहती है, बकवास बंद करो। मैंने तुम्हारे साथ फैमिली जैसा बर्ताव किया तो तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं? उनकी फाइट को देखकर सुन काफी परेशान हो जाती है, जबकि फॉगी को समझ आ जाता है कि ये लॉर्ड जिंके की म्यान है। उसी वक्त वो म्यान वांगलिंग पर एक जोरदार अटैक करती है, जिसे वांगलिंग रोकते हुए उसे शांत रहने को कहकर एक ही हिट में पीछे फेंक देता है। इस वजह से वो लड़की घायल हो जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर बांग उसे संभालने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वांगलिंग उन्हें वहीं रोकते हुए कहता है कि ये काफी खतरनाक है। इस पर उसके पिता जवाब देते हैं, यहां सबसे खतरनाक तो तुम ही हो।
ये सुनकर वांगलिंग भी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे ऐसी बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इसके बाद मिस्टर बांग उस लड़की की तरफ जाते हुए कहते हैं कि तुम और जिंग के दिखने में काफी हद तक एक जैसे हो, जबकि वो लड़की उन्हें ही धमकाते हुए बताती है, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो इंसान? उसकी ऐश की बातों को सुनकर मिस्टर वांग बताना शुरू करते हैं, जिंग के से तुम्हारा ब्रेकअप के लिए मुझे भी कुछ जिम्मेदारी लेनी होगी। उस समय मैंने उसकी फीलिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। काश मैंने तुम दोनों को एक साथ मिला दिया होता तो तुम्हें जुदाई का ये दर्द नहीं झेलना पड़ता। उनकी इस बात पर वो लड़की कहने लगी, तुम बिल्कुल बकवास कर रहे हो। दूसरी तरफ नजर रख रही उस बंदे की टोली ये सब देखकर बताती है, ये पहली बार है जब मैं उसे लगातार 2 बार मारने में फेल हुआ हूं, लेकिन इस बार मैं पूरे रेड स्क्वाड एलीट फोर्स के साथ आया हूं। देखते हैं इस बार तुम कैसे बचते हो। और नीचे की तरफ मिस्टर वांग उसे समझाते हैं कि जिंग के तुम्हें भुला नहीं है। अब ये सुनकर वो थोड़ा शांत हो चुके थे। उसी वक्त उस बंदे की टोली ने उन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया था। फिर वो धीरे धीरे उनको मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। अपने सामने इस नज़ारे को देखकर मिस्टर वांग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। साथ ही साथ उस बंदे ने ही पहला हमला कर दिया, जो देखकर जिंगे तुरंत उस लड़की के साथ मर्जिंग प्रोसेस शुरू कर चुका था, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ने लगी थी और उसके प्रेशर की वजह से उन सब बंदों को वहां पर खड़ा रहने में भी मुश्किल हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ उस लड़की ने मयान का फॉर्म ले लिया था, जो देखने के बाद वांगलिंग की सोड अपनी एनर्जी अनलीज करते हुए हवा में जाने लगी, जो देखकर मिस्टर वांग भी काफी हैरान हो जाते हैं। जबकि जिंग के अपने मयान के अंदर एंटर कर चुका है, जिसकी वजह से वहां पर काफी खतरनाक प्रेशर अनलीज होता है और उस प्रेशर की वजह से एम्परर के चेलों की हवा टाइट हो चुकी थी। यहाँ के इस कारनामे को देखकर मिस्टर वांग पूछते हैं, आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ? उनकी इस बात पर वांगली बताता है कि ये दोनों एक साथ मर्ज हो गए। अब ये सुनकर वो और भी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि ये दोनों एक साथ मर्ज भी हो सकते हैं। तभी सुनो काफी को होने के साथ सवाल करती है, फ्यूजन के बाद सोर्ड स्पिरिट का नाम क्या है? दूसरी तरफ सोर्ड स्पिरिट काफी ज्यादा कूल लग रहा था, यहां तक कि उसकी पावर वांगलिंग के मुकाबले 20% हो चुकी थी, जबकि वांगलिंग उसका नया नाम जिंग बाय रखता है। उसकी इतने खतरनाक ओरा को फील करते हुए उसकी फट के 64 हो जाती है। जबकि जिंग बाय वांगलिंग से सवाल करता है, सोर्ड मास्टर क्या मैं पूछ सकता हूं कि इसे कैसे संभालना है? उसके इस सवाल का जवाब देते हुए वांगलिंग बताता है कि ये तो तुम पर है, बस उन्हें सांस लेने देना। जो कहने के बाद वो वहां से जाने लगा। जाते समय मिस्टर वांग पूछते हैं, क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए? इस पर वांगलिंग बोलता है कि उन्हें थोड़ा समय अकेले बिताने दो, मैं जुई से सफाई का काम संभालने के लिए कहूंगा। ये बात सुनकर मिस्टर वांग इंप्रेस होते हुए कहे कि भाई बहनों को सच में मिलजुल कर रहना चाहिए। इसके बाद वहां पर एक जोर का धमाका होता है। तभी यहां से वांगलिंग के घर की तरफ आ गया था, जहां पर अब मिस्टर वोंग को आइडिया पे आइडिया आने लगते हैं। साथ ही साथ वो तीनों भी इससे काफी खुश थे और आप लोग उनके पास जो रिवॉर्ड देख रहे हैं वो ऑथर ऑफ द ईयर वोंग सीटू का है। तो इससे आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि वोंग सीटू असल में है कौन। वहीं पर अपने काम में डूबे हुए मिस्टर वोंग अपना काम करते हुए अपने मन में बताते हैं, फैमिली क्या है? फैमिली एक दूसरे का साथ देती है, फैमिली एक दूसरे की रक्षा करती है। भले ही झगड़े हों, जब तक आप हेल्दी तरीके से बात कर सकते हो, फैमिली हमेशा आपका सबसे बड़ा सहारा और सबसे सेफ ठिकाना रहेगा। और इस आखिरी जाने माने ऑथर वोंग सिद्धू अपने नए मास्टरपीस के साथ शानदार वापसी कर रहे हैं। 1 महीने से भी कम समय में उन्होंने महीने भर की वोटिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनके चीफ एडिटर के तौर पर मुझे हमेशा से विश्वास था कि वो वापसी कर सकते हैं। और उनके पीछे जो पोस्टर टंगा हुआ है उसमें लिखा है, बुक लॉन्च द डेली लाइफ ऑफ द इमॉर्टल किंग। मतलब इस यानी कि उन्होंने एक किताब रिलीज कर दी। जबकि वो लेडी बताती है कि और ये ऑडिटोरियम टीम के लगातार कोशिशों के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता। वोंग सितू की नई किताब अब सभी बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बुक स्टोर पर उपलब्ध है। अगले सीन में मिस्टर वोंग के पास अब इंस्पिरेशन की कमी नहीं थी। वो अपनी पूरी कोशिश करते हुए उस किताब का नेक्स्ट चैप्टर भी लिखना शुरू कर चुके। उसी वक्त मदर वोंग उनके कमरे में एंटर करने के साथ उनके लिए कुछ खाने के लिए लाते हुए कहती है कि हनी, इतना ज्यादा काम मत करो, थोड़ा आराम कर लो। उसकी इस बात पर मिस्टर वोंग गहरी सांस लेते हुए बोले कि कोई बात नहीं, वोंगलिंग और लिटिल वोंग नुमान के लिए मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। ये बात सुनकर मदर वोंग वो प्लेट धरते हुए उनकी कंप्यूटर स्क्रीन में देखने के साथ बताती है कि मुझे लगता है कि कल्टीवेशन के टेक्निक के बारे में तुम्हारे लॉजिक पर अभी भी कुछ काम करने की जरूरत है। अब ये सुनकर मिस्टर वोंग इसका मतलब पूछते हैं, जिस बात पर मदर वोंग कहने लगी, आजकल कल्टीवेशन नॉवेल अभी भी इतने पॉपुलर क्यों है? क्योंकि उनमें बताए गए कल्टीवेशन को तुरंत प्रैक्टिस में लाया जा सकता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिस्टर वोंग उनकी तारीफें करते हुए कहते हैं कि तुम इस टॉपिक के एक्सपर्ट हो। जो सुनकर मदर वोंग काफी खुश होते हुए उनके पास बैठने के साथ बताना शुरू करती है, तो मुझे लगता है कि इस टेक्निक को कॉन्क्रीट नंबर 42 के साथ मिलाना चाहिए। तुम्हारे पास ये हाई स्पीड ट्रैक है जो कल्टीवेशन नॉवल में जा रहा है।
इसलिए मैंने तुम्हें जो थ्योरी बताई थी उसे याद रखना। जब मैं बची थी तो मैं पूरा येलो ड्रैगन रिवर फंक्शन ब्लूटूथ पहन लेती थी। दूसरी तरफ वॉन्गलिंग और फ्रॉगी उन दोनों को एक साथ देखकर काफी खुश थे। उनकी बातों को सुनने के बाद फ्रॉगी कहता है कि मुझे ये पूरी तरह से समझ में नहीं आया, लेकिन ये काफी प्रोफेशनल लग रहा था। जो सुनकर वॉन्गलिंग अपने स्नैक्स में से थोड़ा फ्रॉगी को खिलाते हुए बताता है, मैंने सुना है कि मेरी माँ पहले राइटर थे, लेकिन उन्होंने बहुत पहले ही लिखना छोड़ दिया। अब ये सुनकर फ्रॉगी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि हमारे बीच कोई मास्टर मौजूद है। इसके बाद यहाँ से सीधे लॉर्ड स्पिरिट एम्परर की तरफ आ गया था, जहां पर वो उसी किताब को पढ़ रहा था। उस किताब को अच्छे से पढ़ने के बाद स्पिरिट एम्परर बताता है कि ये किताब इनक्रेडिबल रूप से इन्फॉर्मेटिव है। इसमें बताए गए टेक्निक्स मिस्टिक एक्स मिस्टिक मदर के खास स्टाइल को दिखाती है। दूसरी तरफ हम उसी क्रिएचर को देखते हैं जो उस बंदे के साथ सीधे लॉर्ड स्पिरिट एम्परर की तरफ ही आ रहा था। तभी उसका चेला लॉर्ड स्पिरिट एम्परर के पास पहुंचने के साथ बताता है, मास्टर वो ये रहा। ये बात सुनकर स्पिरिट एम्परर उस किताब को उठाते हुए ईविल की तरह बताना शुरू करता है। मैंने हाल ही में इस नॉवल को पढ़ा और मुझे लगता है कि ऑथर का रिलेशन लेजेंडरी कल्टिवेशन मिस्टिक एक्स स्पिरिट मदर से हो सकता है। ये बात सुनकर ईविल आई मुस्कुराते हुए बताता है, उस किताब के ऑथर को मैं पहचानता हूं। अब ये सुनकर स्पिरिट एम्परर ईविल की तरह हंसते हुए कह रहा था, मैंने नाइट स्कल असेसमेंट कल्टिवेटर के सीक्रेट ट्रेजर को खोलने के लिए 100 साल की प्लानिंग लेकर आया हूं। ऐसे बच्चों को इकट्ठा करना जिनके पास प्योर स्पिरिचुअल रूट है, उन सबको इस अंडे में डालना ही मेरा मिशन है। इस पे ईविल आई बताता है कि वहां पर लगभग काफी सारी बेहतरीन लेजेंडरी टेक्निक्स हिडन है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर स्पिरिट एम्परर कह रहा था, अभी के लिए हमने 5 एलिमेंट की स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करने का काम रोक दिया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दूसरा रास्ता भी है। जो सुनने के बाद ईवो आई का कहना है, तुम्हारा मतलब मिस्टिक एक्स स्पिरिट मदर से है? इस पे स्पिरिट एम्परर बोला कि इतना ही नहीं, एक ऐसी बच्ची भी है जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल एनर्जी है। ये बात सुनकर इवलाई कहता है कि इस किताब का ऑथर और वो बच्ची जिसे तुम चाहते हो और वो बिना एक्सप्रेशन लेस वाला कल्टीवेटर जिसे मैं मारना चाहता हूँ, लगता है ये सब एक साथ रह रहे हैं। जिसके बाद वो अपने अंदर से एक स्क्रू बाहर निकालते हुए उसको पकड़ा देता है, जिसको वो खोल कर देखता है, जिसमें एक मैप था। अब ये देखने के बाद स्पिरिट एम्परर कहता है कि मुझे अब समझ में आया कि लॉर्ड पाई ने तुम्हारी सिफारिश क्यों की। तभी इवलाई सवाल करता, बताओ तुमको और क्या जानने की जरूरत है। जिस सवाल का जवाब देते हुए स्पिरिट एम्परर पूछने लगा, मुझे सृष्टि हाई के बारे में सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। दूसरी तरफ इवलाई थोड़ा घबराते हुए कहा, तुम क्या करने की प्लानिंग बना रहे हो। जिस बात का जवाब देते हुए वो बताने लगा, मछली की आंखों में मोती बताकर बेचना ये ध्यान भटकाने की एक चाल है। तभी यहाँ सीन शिफ्ट होकर टीचर रूम की तरफ आ गया था, जहां पर वान जुकांग और पान शेक वही किताब पढ़ रहे थे। पढ़ने के दौरान वो दोनों एकदम से कहते हैं, शानदार, ये काफी बढ़िया तरीके से लिखा गया है। साथ ही साथ वांग जुकांग बताते हैं कि फेमस ऑथर वांग सेतु नई किताब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उनके लिखने के स्टाइल में कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि मैंने पहले भी देखा है। तभी पान शेक कॉन्ग सवाल करती है, क्या तुमने इसे देखा है। इस बात पर वांग जुकांग कहता है कि उनकी किताब में कल्टिवेशन टेक्निक्स मेरे मास्टर से काफ़ी मिलती जुलती है। ये बात सुनकर पान शेनकॉन्ग कहने लगी, क्या ये लेजेंडरी कल्टिवेटर मिस्टिक एक्स स्प्लिट मदर हो सकती है। जिस बात का जवाब देते हुए पान जुकांग बताया शुरू करते हैं, उस समय मैं बस अपने मास्टर द्वारा दी गई मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था और मैं बहुत कम समय में फ्री मोटर लेवल पर पहुंच गया। अब ये सुनकर पान समझ जाती है कि ये उससे मिल चुका है। तभी बाजुकांग बोलते हैं कि नहीं, ये तो बस मनगढ़ंत बात थी। ये सुनते ही उनके होश उड़ चुके थे, जबकि बाजुकांग बताते हैं कि असल में मुझे ये कल्टीवेशन टेक्निक सड़क के किनारे पर मिली। उसमें लिखा था कि जब तुम इसे पूरी तरह से सीख लोगे तो तुम अपने आप ही उस सेक्ट में शामिल हो जाओगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर पान जेलस होते हुए कहती है कि क्या मजाक है ये, तुमको सड़क के किनारे पर मिला, मुझे तो ऐसी चीजें कभी क्यों नहीं मिलती। इस पर वो हंसते हुए बताता है, हर कल्टीवेशन के अपने यूनिक एक्सपीरियंस होते हैं। वो बात सुनकर मिज़बान कहेगी, लेजेंड ने कहा कि उसने कुछ बहुत ही एडवांस कल्टीवेशन की टेक्निक ईजाद की, क्या ये सच है। उसकी इस बात पर वांग जुकांग बता दे कि खैर हो सकता है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने मास्टर को खुद जाकर रिस्पेक्ट देना चाहूंगा, पर वो काफी समय से लापता है। तभी यहाँ सीन शिफ्ट होकर एलिट क्लास की तरफ आ गया था, जहां पर उनके टीचर सब स्टूडेंट को बता रहे होते हैं, आज के आखिरी लेसन में मैं तुमको एक लेजेंडरी कल्टीवेटर मिस्टिक एक्स स्प्लिट मदर से मिलवाऊंगा। अब ये सुनकर वहां के सारे डिसाइपल बातें करने लगे थे, मिस्टिक एक्स स्पिरिट मदर, ये कौन है। अरे वो कौन, मैंने उसका नाम कभी नहीं सुना। उनके शोर शराबे को सुनकर बाजुकांग उन्हें साइलेंस रहने को कहकर एक चौक का इस्तेमाल करते हुए बताते हैं, मिस्टिक एक्स स्पिरिट मदर एक जीनियस थी जिन्होंने कल्टीवेशन टेक्निक को ईजाद किया। इमॉर्टल आर्ट के बिहाफ पर उन्होंने मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक बनाई। तभी सुनो सवाल करती है, सर मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक क्या है। जिस बात पर बाजुकांग बताना शुरू करते हैं, मिस्टिक का मतलब है मिस्टीरियस। जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये एक मिस्टीरियस टेक्निक है जो सीक्रेट आर्ट पर फोकस करती है। तुम सब लकी हो कि तुमको मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक सीखने को मिल रही है, क्योंकि मैं ही इसका एकमात्र इनहेरिटर हूं। फिर वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर चुके, जो देखकर उन सब के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ बाजुकांग अपनी चौक को उछालने के बाद फ्लेक्स मारते हुए हवा में ला चुके। उनकी ऐसी पावर को देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, जबकि बाजुकांग उस चौक का इस्तेमाल करते हुए कुछ ड्रॉ करने लगते हैं। साथ ही वो बोले, मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक एक्स मैनिफेस्टेशन, जो कहते हैं उन्होंने एक वेपन तैयार कर लिया था। फिर वो उस वेपन का इस्तेमाल करते हुए अपने टेबल के 2 टुकड़े कर लेते हैं। ये सब देखने के बाद वहां के स्टूडेंट काफी हैरान हो चुके थे।
तभी चचाऊ का तो ये बस एक्स मैनिफेस्टेशन है, जबकि गुहाऊ को लग रहा था कि ये वेपन ज्यादा पावरफुल नहीं होगा। ये बात सुनकर सुनरैंग बोल पड़ी, मैं सोच रही हूँ क्या इस तरह की टेक्निक सच में जानलेवा हो सकती है। साथ ही साथ वहां पर एक स्टूडेंट भी बताता है, अब मुझे इसे पढ़ने का मन नहीं कर रहा। उन सब की ऐसी बातों को सुनकर टीचर कह रहे थे, एक्स मैनिफेस्टेशन मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक के पहले की फाउंडेशन है। तुम सभी को ग्रेजुएट से पहले इसमें महारत हासिल करनी होगी, तभी तुम्हारे स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल के बिहाफ पर मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक का तुम्हारा मैनिफेस्टेशन अलग होगा। सामने की तरफ वांगलिंग उनकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। फिर हम शाम का सीन देखते हैं, जहां पर वो दोनों प्रैक्टिस करने के बाद घर की तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में सुनो सवाल करती है, मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक आखिर इतनी मुश्किल नहीं है ना? उसी वक्त उनके पीछे से एक बंदा उनके सामने से निकल गया। इसी वजह से वांगलिंग को कुछ अजीब सा एहसास होता है। साथ ही साथ जिंग बाई बाहर की तरफ आते हुए कहा, स्वॉर्ड मास्टर, उस बंदे से जाना पहचाना ऑरा निकल रहा है। जो सुनकर वांगलिंग उसको बताता है कि सब ठीक है, देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। दूसरी तरफ गुहा और चैनचाओ की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी थी, जबकि चैनचा लड़खड़ाते हुए बोल रहा था, अफसोस 7 बज चुके हैं और हमने इतने समय में कुछ भी नहीं सीखा। उसकी इस बात का जवाब देते हुए गुहा बोला कि तुमने ठीक कहा, 2 घंटे पढ़ाई करना 7200 सेकंड बर्बाद करने जैसा है। दूसरी तरफ उन पर किसी ने हमला कर दिया था, जिसका पता चलते ही वांगलिंग तुरंत उसे अड़ा को डोज कर लेता है। पर सुनर रोंग अपने ही ख्यालातों में खोई हुई थी, इसलिए वो उसे काफी अलग तरीके से बचाता है, जो दिखने में काफी रोमांटिक था। साथ ही साथ वो हमला उन दोनों चोमू के काफी करीब आकर रुक जाता है। पर अभी तक ये शुरुआत थी, जिसके बाद उन फेदर में से कांटेदार टेंटिकल्स निकलते हुए उन दोनों को एक साथ जकड़ लेते हैं, जो देखकर सुनरोंग मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक एक्स मैनिफेस्टेशन को एक्टिवेट कर चुके। फिर वो उस वेपन का इस्तेमाल करते हुए एक ही स्लैश में उन टेंटिकल्स को काट देती है, पर बाकी टेंटिकल को वो खुद डिस्ट्रॉय करने के साथ सुनरोंग की तरफ आ जाते हैं। यहां तक कि वो दोनों उसके वेपन को देखकर हैरान हो चुके थे। जबकि चैनचाओ बताता है, सुनरोंग ने सिर्फ एक मिस्टिक लेसन टेक्निक के बाद इसे कैसे मास्टर कर लिया। अपनी तारीफें सुनकर सुनरोंग काफी खुश हो जाती है। तभी वो दोनों भी उस टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, हम पीछे नहीं रह सकते। मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक एक्स मैनिफेस्टेशन, जो कहने के बाद उनके अंदर से काफी खतरनाक ऑरा रिलीज होने लगा था। इसी के साथ उनके हाथों में छोटे छोटे एक्स वेपन आ चुके थे। अब ये देखकर सुनरोंग सोचने लगी, मेरा वेपन इतना बड़ा है पर इन दोनों का वेपन इतना छोटा क्यों है। दूसरी तरफ चैनचाओ और शर्म से पानी पानी हो चुका था। दूसरी तरफ गूहू अपना सर खुजाते हुए कह रहा था, कितना बुरा हुआ, हम इसे कैसे करेंगे। उसी वक्त उनके पास काफी सारे फेदर आने लगे, जिसका एहसास वांगलिंग को भी हो चुका था। साथ ही साथ उनके चारों ओर फॉग फैलने लगे, यहां तक कि वो फिर से कैद हो चुके। उसी वक्त सुनरोंग का कहना है, अगर सीनियर वांगलिंग मिस्ट्री टेक्निक का इस्तेमाल करें तो क्या होगा। तभी अचानक से सुनरोंग पर हमला आने लगा था, जिसको वांगलिंग वक्त रहते ही पकड़ लेता है। पर बार बार अपनी बंदी पर अटैक होता देखकर वांगलिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। फिर वो उसके फेदर को उसी बंदे की तरफ थ्रो कर देता है, जिसकी वजह से वो अपने ही अटैक में झगड़ा गया, जो देखकर सुनरोंग बताना शुरू करती है, जैसा मैंने सोचा था, मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक का इस्तेमाल किए बिना भी इसे रोकने वाली टेक्निक से सीनियर वांग फिर भी उन्हें हरा सकते हैं। जबकि वांगलिंग उस बंदे के काफी करीब चला गया था, तभी आसिन स्कूल की तरफ आ जाता है, जहां पर एक कमरे के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी थी। उसी वक्त दरवाजा तोड़ते हुए स्पिरिट एम्परर के 2 चेले काफी बुरी हालत में बाहर की तरफ पटक दिए जाते हैं। उसी वक्त वो बंदा बताता है कि मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक को तुमने इससे भी मास्टर कर लिया है, जो कहते ही वो बेहोश हो गया। दूसरी तरफ वाजुकोंग उस कमरे से बाहर की तरफ आते हुए बोले कि तो तुम मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक के लिए यहाँ पर आए हो। पता नहीं किस जासूस ने ये इन्फॉर्मेशन ली कि जब से मास्टर साइक्लोसॉन कल्टीवेशन में है तब हमला कर रहे हैं, और वो हमारे सृष्टि हाई के बारे में सब कुछ जानते हैं। बाहरी की तरफ डिसाइपल उन बदमाशों का सामना कर रहे थे, पर उनकी तादाद ज़्यादा होने की वजह से उन लोगों को उनका सामना करने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। तभी उनमें से एक लड़की पूछती है कि हमें क्या करना चाहिए, ये लोग काफ़ी खतरनाक हैं, हम उन्हें नहीं रोक सकते। उसके ऐसा कहते ही उन मुस्टैंडों ने सब स्टूडेंट को हरा दिया था, यहाँ तक कि वो डर के मारे कांप रहे होते हैं। जबकि वो बंदा उस मोटे को उठाते हुए कहता है, तुम फाउंडेशन एस्टैब्लिश के कमीने, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो ज़रा भी हिलना मत। अपने दोस्त की ऐसी हालत को देखकर वो घबराने लगा था। जबकि वो बंदा कुक्सवान के मुंह में अपना पैर रखते हुए बताता है, ऐसा लगता है कि रेगुलर क्लास के स्टूडेंट को संभालना काफ़ी आसान है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर कुक्सवान उस बंदे का पैर हटाते हुए अपना खून साफ करने के साथ कहता है कि कितनी मज़ेदार बात है। असली ऑथर होने के नाते इतने सालों से मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा था। क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं ये सब चुपचाप सह लूंगा? फिर वो अपनी पावर को अनलीज करने लगा,
जो देखकर उनका साथी बताता है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अचानक से ये इंसान मुझे खतरा लग रहा है। दूसरी तरफ कुक सुमार अपने दोस्त से कहने लगा, अरे तुम वहां क्या कर रहे हो, इधर आओ, मेरे सिर के पीछे की लगी जिप को खोलने में मेरी मदद करो। तभी वो बंदा उसके पीछे की जिप को देखकर इसका रीजन पूछने लगा था। अब ये सुनकर वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, समझाने का समय नहीं है, बस इसे खींचो। उसको भड़कता देखकर उसने उसकी जिप खोल दी, जो देखकर कुक स्वान कह रहा था, ऑथर की सीक्रेट टेक्निक डेविल मसल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। इसी के साथ उसके अंदर से चमकता धमकता आदमी बाहर की तरफ निकल आया। अब ये देखकर उसके साथी काफी हैरान हो जाते हैं, जबकि कुक स्वान उन बंदों को अपनी बत्तीसी दिखाता है, जो देखकर उन सबको उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी उनका लीडर अपने साथियों से कहता है कि सब लोग मिलकर हमला करो, इससे वो जरूर काबू में आ जाएगा। अपने लीडर की बात सुनते ही उन सब ने एक साथ उस पर हमला करना शुरू कर दिया। उस अटैक को देखने के बावजूद भी कुक स्वान उनके अटैक को डॉज नहीं करता और वो हमने सीधे जाकर उसको हिट होने लगे, जिसकी वजह से वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। साथ ही साथ अब वो पूरी तरह से उनके चंगुल में आ जाता है। ये देखकर वो बंदा निराश होते हुए कहा, मुझे लगा कि इस सीजन में उसका अल्टीमेट इवोल्यूशन हुआ है, पर ये तो गोबर का गोबर ही रहा। अब हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, जो कहते ही वो बेहोश हो जाता है। उसी वक्त कोई अचानक से उन पर कई सारे स्लैश अटैक रिलीज कर चुका, जिसकी वजह से वो लोग उनके चंगुल से आजाद हो गए। यहाँ तक कि उस बंदे को उनके अटैक को डॉज करने में काफी ज्यादा मुश्किल हुई। दूसरी तरफ एक शानदार एंट्री के साथ वांग जुकांग काफी गुस्से के साथ आगे बढ़ते हुए कह रहे थे, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, लेकिन मेरे 60 हाई को कम समझकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। लड़कों लड़कियों, उनसे डरो मत। मैंने आज जो तुम्हें मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक सिखाई है, उनका इस्तेमाल करो और उन सब को चीर दो। अपने सर की ऐसी बातों को सुनकर वो सब जोश से भर गए थे। फिर वो मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिए थे, जो देखकर उन बदमाशों की टोली ने अपने अपने वेपन बाहर की तरफ निकाल चुके। दूसरी तरफ वो सब अपने एक्स के साथ तैयार खड़े थे। इसी के साथ वहां पर काफी बड़ी जंग का आगाज शुरू हो चुका, पर हमें उनकी फाइट दिखाई नहीं जाती, क्योंकि उनकी फाइट एक फोर्ट के अंदर हो रही होती है और उस फोग में से कुछ राइचस पाथ के लोग हवा में उड़ रहे थे और कुछ डिमोनिक पाथ के लोग हवाई यात्रा में निकल चुके थे। वहां की फाइट का वो दोनों दूर से विटनेस कर रहे होते हैं। नीचे की तरफ वो दोनों अभी भी बेहोश, पर जिन लोगों को वांगलिन ने बंदी बनाया था वो उनसे सवाल करता है, तुम लोग यहां पर क्या करने आए हो? जिस बात का जवाब देते हुए वो बंदा बताता है कि तुम्हें बताने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। इसके अलावा हमने पहले ही अपना मिशन पूरा कर लिया है। अब ये सुनकर वांगलिंग उसके मिशन के बारे में पूछता है, पर वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। इसलिए वांगलिंग उसके दिमाग में एक स्पेल इंजेक्ट कर देता है। फिर वो अपने आप कहने लगा, हम एक विला पर छापा मारने का प्लान बना रहे हैं, ताकि अंदर मौजूद उस प्रेग्नेंट लेडी को पकड़कर अपनी केव में ले जा सकें। इतना कुछ बकने के बाद वो बंदा अपने मन में कहने लगा, अरे नहीं, मैंने ये राज खोल दिया। ये सब जानने के बाद वांगलिंग परेशान होते हुए कहता है कि ये ध्यान भटकाने की एक चाल है, तो उनका असली निशाना मेरा घर था। सुनरोंग, प्लीज मेरी बॉडी का ख्याल रखना। ये बात सुनकर सुनरोंग बड़ा अजीब सा चेहरा बनाती है। असल में देखने से ऐसा लग रहा था कि इसकी इरादे वांगलिंग को लेकर ठीक नहीं है, जबकि वांगलिंग ग्रेट सप्रेशन स्पेल का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी के अंदर से अपनी सोल को बाहर की तरफ निकाल चुका। फिर वो निकल जाता है अपने घर की ओर। दूसरी तरफ सुनरोंग उसकी बॉडी का ध्यान रखने लगती है। उसके घर की तरफ मदर वांग अपने बच्ची के कपड़े को देखकर कह रही थी, अरे वाह, हमारी बांग नुमान ये ड्रेस पहनेगी तो काफी प्यारी लगेगी। क्या तुम्हें यह पसंद है? नुमान, बाद में तुम्हें अपने भाई के साथ अच्छे से रहना है। उनके ऐसा कहते ही वहां की लाइट तुरंत चली जाती है, जो देखकर वो काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। तभी उनको सामने की तरफ कुछ दिखाई देता है। कोई उनकी तरफ काफी तेजी से आ रहा है, जिसकी वजह से मदर वांग डर गई थी। दूसरी तरफ वो बंदा अपने होंठ चलाते हुए बताता है कि अब तुम हमारे साथ चलोगे, क्योंकि हमें तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा चाहिए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मदर वांग कहने लगी, तुम लोग कौन हो और मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूं। फिर वो अपना फोन उठाने जाने लगी ताकि वो पुलिस को कॉल कर सके, लेकिन उससे पहले ही वो बंदा अपने फेदर का इस्तेमाल करते हुए उनके फोन को दूर झटका दिया। साथ ही साथ वो उनकी खिड़की तोड़ते हुए बताता है, क्योंकि तुमने मना कर दिया है इसलिए मुझे तुम्हें मजबूरन ले जाना पड़ेगा। अगले सीन में हम वांगलिंग को देखते हैं, जो अपने घर के काफी करीब पहुंच चुका था, यहां तक कि वो वहां के ऑरा को फील करते हुए कहता है, ये तो नुवान का ऑरा है, जो कहते ही वो पहले से भी ज्यादा काफी तेजी से वहां की तरफ चला गया। दूसरी तरफ मदर वांग के पेट में से काफी खतरनाक ऑरा बाहर की तरफ अनलीस होने लगा था। अब ये देखकर मदर वांग हैरान होते हुए कहेगी, नुवान इतनी छोटी है तो ऐसा कैसे कर सकती है? यहां तक कि वांग नुवान का ऑरा छत को चीरते हुए बाहर की तरफ जाने लगा। ये प्रेशर उन बदमाशों से परे था और वो खुद को बड़ी मुश्किल से वहां पर टिकाए हुए था, लेकिन वो अपने साथियों को बताता है, यहां से भागो, तो ये हमारी एबिलिटी के परे है।
अपने लीडर की बात सुनते ही वो सब वहां से भागने लगे। उसी वक्त वहां पर वांगलिंग भी पहुंच जाता है, पर वो नुमान से कहने लगा, चलो मिलकर इनको सबक सिखाते हैं। मिस्टिक्स डिवाइन टेक्निक का 10th लेवल हैव मैनिफेस्टेशन। उसके ऐसा कहते ही वांगलिंग के पीछे एक सुसानो अपीयर हो जाता है। उसके समन होते ही वांगलिंग काफी गुस्से के साथ बताता है कि मेरी माँ और बहन को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे? फिर वो अपने सुसानो से पर्पल लाइट की बौछार कर देता है। अब अचानक हुए इस हमले की वजह से वो सब पैनिक करने लगे थे। तभी वो बंदा कहता है, तो ये है मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक की असली पावर। जिसके बाद वो सब जान से मारे गए। इस नज़ारे को वांगलिंग भी बड़ी खामोशी के साथ देख रहा था। साथ ही साथ चाँद भी बाहर की तरफ निकल आया। दूसरी तरफ वांगलिंग अपनी माँ और बहन की हालत को देखता है, पर नीचे की तरफ मदर वांग अपना पेट चलाते हुए कह रही थी, हमारी नुवान कमाल की है। तुम इतनी छोटी हो, फिर भी तुम्हें पता है कि मेरे को प्रोटेक्ट कैसे करना है। उसी वक्त वांगलिंग को वहां पर डिवाइन मिस्टिक टेक्निक का स्क्रोल दिखाई देता है। जंगल के एक अंधेरे हिस्से से, जहां मास्टर जुओ अपने साथी के साथ कुछ खोज रहे हैं, दोनों आगे बढ़ते हैं और एक पुराना कॉफिन खोलते हैं। लेकिन तभी पीछे से एक खतरनाक आवाज आती है, क्या ढूंढ रहे हो? ये वही मिस्टीरियस बंदा है जो पहले दिखाया गया था, नाइट स्कल का वाइस प्रेसिडेंट। दोनों तुरंत वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इतना पावरफुल है कि मास्टर जुओ को आसानी से पकड़कर दूर फेंक देता है। जब उनकी साथी पीछे मुड़कर देखती है तो ये बंदा उसके सामने भी आ जाता है और कहता है, अब तुम्हारी बारी है। मास्टर जुओ हार नहीं मानते और स्वॉर्ड से काउंटर अटैक करते हैं, पर यह विलन इतना स्ट्रांग है कि स्वॉर्ड को बीच में ही रोक देता है और दोनों को दूर फेंक देता है। अब दोनों वॉरियर्स एक मैजिकल पैन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। विलन हंसते हुए बोलता है, पैन स्टैंड इन टेक्निक, तो इमॉर्टल आर्ट टास्क फोर्स सिर्फ इतना ही कर सकते हैं क्या? पैथेटिक। वो वैंगलिंग के घर की तस्वीर देखता है और एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहता है, अगली बारी तुम्हारी है वैंगलिंग। अगले सीन में मास्टर जुओ मिनिस्टर के सामने पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहे हैं। मास्टर जुओ, मिनिस्टर, ये वो ईविल ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हम कल रात लड़े। नाइट स्कल नाम है इनका। इनका वाइस प्रेसिडेंट है दुलान। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि हाल ही में फर्स्ट प्रिजन में हुई तबाही, स्कूल में हुआ अटैक, पिछले कुछ सालों में गायब हुए बच्चे, सबके पीछे इसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। मिनिस्टर पूछते हैं, उसका कल्टीवेशन रेल्म क्या है? मास्टर जुओ का जवाब सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। 9th लेवल पिनिकल स्टेज, फ्री इमॉर्टल मास्टर। इतना पावरफुल है कि हम उसका ऑरा भी सेंस नहीं कर पाए। 10th सिचुएशन में मिनिस्टर को एक इंपॉर्टेंट कॉल आती है। कॉल के बाद वो डिसीजन लेते हैं और मास्टर जुओ को नाइट स्कल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का हेड अपॉइंट कर देते हैं। मिनिस्टर कहते हैं, हमें ऐसी डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन को जड़ से खत्म करना होगा। और तभी मिनिस्टर की डेस्क पर मास्टर जुओ की नजर पड़ती है वांगलिंग के डैड की बुक पर। ये क्या कनेक्शन है? अगले सीन में टीचर वांग कुछ सोच में डूबे हुए दिखते हैं। तभी जियांग वहां आती है और पूछती है, ये लीव एप्लीकेशन किसकी है? टीचर वांग बताते हैं, वांगलिंग की है। कल के अटैक की वजह से वो ठीक नहीं है। वो हमेशा से कमजोर रहा है। वो फील करते हुए कहते हैं, इसके जिम्मेदार हम भी हैं कि ये सब हुआ। इसीलिए मैं कल उसके घर जाने का सोच रहा हूं। फिर टॉपिक बदलते हुए पूछते हैं, वैसे उस चीज का क्या हुआ जो मैंने तुमसे मांगी थी? जियांग एक स्क्रोल ओपन करती है। ये रही वो इन्फॉर्मेशन। मुझे पता है तुम अपने मास्टर को ढूंढ रहे हो। क्या तुम्हें लगता है वांगलिंग के पेरेंट्स तुम्हारे मास्टर से कनेक्टेड होंगे? टीचर वांग एडमिट करते हैं, सालों से मैं उन्हें कन्विंस कर रहा हूं कि रिटायरमेंट से वापस आ जाओ। जियांग, इस इन्फॉर्मेशन को लाने में मुझे बहुत मेहनत लगी। क्या तुम मेरे लिए भी मास्टर वांग झे का ऑटोग्राफ ला सकते हो? टीचर वांग खुश होकर उसे हक कर लेते हैं। तुमने शानदार काम किया। दूसरी तरफ मास्टर जुओ ने वांगलिंग को सूचित कर दिया है कि टीचर वांग उनके घर आ रहे हैं। फ्रॉगी होकर बोलता है, वो यहां जरूर तुम्हारी रियल आइडेंटिटी पता करने आ रहे हैं। वांगलिंग ने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कूल से छुट्टी ली है। अब वो टेंशन में है। अगर टीचर वांग ने सच जान लिया तो? तभी उसकी मॉम फ्रूट्स लेकर आती है। वांगलिंग एक फिलोसॉफिकल सवाल पूछता है, मॉम, क्या आप एक नॉर्मल लेकिन पीसफुल लाइफ जीना चाहोगी, या फिर ऐसी लाइफ जो हिस्ट्री में छाप छोड़ जाए? मॉम बिना सोचे जवाब देती हैं, मैं जरूर नॉर्मल और पीसफुल लाइफ को चुनूंगी। मैं खुश रहूंगी अगर तुम और नवान साथ हो तो। बस इतना ही चाहिए मुझे। मॉम के जाने के बाद वांगलिंग होकर एक मिस्टीरियस बुक निकालता है। लगता है मदद बुलानी पड़ेगी। टीचर वांग अराइव करते हैं वांगलिंग के घर पर और मन में सोच रहे होते हैं, आई होप मेरी फीलिंग्स सही निकले। अंदर आकर वांगलिंग और उसकी मॉम उनका वार्म वेलकम करती हैं। सब बैठते हैं और टीचर वैंग अपनी डिटेक्टिव मोड में चले जाते हैं।
हम सिर्फ स्पिरिचुअल क्वीन बॉडी रिफाइनमेंट फेज मास्टर इतने वीक नहीं होने चाहिए। संभव है कि ये अपना ओरा छिपा रही हो। मुझे इनकी पल्स चेक करनी होगी। टीचर वैंग, मैंने सुना आप प्रेग्नेंट हैं। मुझे मेडिसिन के बारे में थोड़ा बहुत पता है। क्या मैं आपकी पल्स चेक कर सकता हूँ? वांगलिंग की मॉम मान जाती हैं। टीचर वैंग अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और तभी वांगलिंग गेट खोलता है। अब सुनरोंग भी उनके साथ बैठी है। टीचर वैंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुनरोंग, मैं आंटी और वांग को देखने आई हूँ। वो कुछ हेल्थ पिल्स भी लाई हैं। और फिर रिक्वेस्ट करती है, मुझे वांगलिंग के डैड का एक ऑटोग्राफ चाहिए। मॉम, क्यों नहीं, लेकिन वो अभी बिजी हैं तो तुम्हें वेट करना होगा। सुनरोंग, वैसे टीचर वैंग, मैं आपकी और आंटी की बात में डिस्टर्ब तो नहीं कर रही ना? नहीं नहीं, मैं तो बस इनकी पल्स चेक करने वाला था। वो फिर से हाथ बढ़ाते हैं और फिर इस बार सुनरोंग के ग्रैंडपा आ जाते हैं। अब ये भी सबके साथ बैठे हैं। टीचर वैंग, आप यहाँ क्यों आए हो? ग्रैंडपा, मैं वैंग की मॉम के लिए 6000 साल पुराना फ्लैट पीच लाया हूँ, और वो भी वही रिक्वेस्ट। मुझे भी वैंगजे का ऑटोग्राफ चाहिए। सुनरोंग, वो अभी बिजी हैं ग्रैंडपा। टीचर वैंग अब डिटर्मिन्ड है। तीसरी बार पल्स चेक करने की कोशिश करते हैं। अब स्वॉट सेंट खुद आ जाते हैं। टीचर वैंग, अब थोड़ा है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्वॉट सेंट और डाउन सेक लीडर खुद यहाँ आएंगे। आप यहाँ क्यों? स्वॉट सेंट, वांग की मॉम को देखने। टीचर वैंग वो कपड़ा हटाते हैं जो स्वॉट सेंट लाए हैं और अंदर एक ऑटोग्राफ बुक। टीचर वैंग, मुझे पल्स चेक करनी ही होगी चाहे कुछ भी हो जाए। वो चौथी बार हाथ बढ़ाते हैं। मास्टर जू और मिनिस्टर खुद वहां पहुंच जाते हैं। अब पूरा लिविंग रूम वीआईपी गेस्ट से भरा हुआ है। मास्टर जू को देखकर, तुम यहां? टीचर वैंग, मैं ऑटोग्राफ के लिए आया हूं। मिनिस्टर, आप सबको इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। क्यों ना हम सब मेडिटेट करें और वांग जी का वेट करें? और फिर पूरा सीन दिखाया जाता है। सभी पावरफुल कल्टिवेटर्स मेडिटेशन में बैठे हैं और बीच में टीचर वैंग उदास मुंह लटकाए बैठे हैं। कहीं दूर एक कॉफिन दिखाया जाता है। अंधेरे में से नाइट स्कल का वाइस प्रेसिडेंट निकलता है, अपने वेपन्स के साथ रेडी। सब मारे जाएंगे। वांगलिंग, तुम्हारा अंत आ गया है। वो कॉन्फिडेंट स्ट्राइड के साथ गेट खोलता है और फिर पूरा सीन फ्रीज हो जाता है। उसके सामने मास्टर जुओ, मिनिस्टर, स्वॉट सेंट, डाउनसेक लीडर, सुनरोंग का ग्रैंडपा, टीचर वैंग और सब के सब उसे घूर रहे हैं। विलन, हा, लगता है मैं गलत घर में आ गया। वो तुरंत गेट बंद कर देता है, फिर से खोलता है और सब अभी भी उसे देख रहे हैं। वांगलिंग, पीछे से अब आ ही गए हो तो अंदर क्यों नहीं आते? मास्टर जू, ये तो नाइट स्कल का वाइस प्रेसिडेंट है। इमीडिएटली स्वॉट सेंट और मास्टर जू अटैक कर देते हैं। विलेन भाग निकलता है वहां से और सभी पावरफुल मास्टर्स उसके पीछे भागते हैं। वो उस बॉक्स को खोलते हैं जो सुनरोंग का ग्रैंडपा लाया था और खाने लगते हैं। ये कौन लाया? टेस्ट अच्छा नहीं है। वो एक लेजेंडरी ट्रेजर को ऐसे खा रहे हैं जैसे कोई नॉर्मल स्नैक हो। तभी वांगलिंग की मॉम आती हैं। इन सबको ऑटोग्राफ दे दो ना। वांग जी 2 ऑटोग्राफ बुक साइन कर देते हैं। टीचर वैंग, मैं यहाँ क्या करने आया था? खैर छोड़ो, मिशन तो पूरा हुआ। दूसरी तरफ वो विलन भागता हुआ दिखाया जाता है। फाइनली मैं निकल गया उस हॉरर हाउस से। लेकिन तभी एक मैजिक फिगर अचानक आता है और उसे एक हाथ से पकड़ लेता है। तुम तो वही हो, मिस्टीरियस फिगर। माफ करना, मैं रहमदिल नहीं हूं उसकी तरह। और वो उसे इंस्टेंटली गायब कर देता है। फिर बोलता है, एक पिनिकल लेवल फ्री इमॉर्टल रेल्म कल्टीवेटर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग के सामने इतना एरोगेंटली एक्ट करने की? और वो भी मिस्टीरियसली गायब हो जाता है। एक आदमी टेंसली को चेक कर रहा है। टैलिन की ऑरा कंप्लीटली गायब हो गई है। ये कैसे पॉसिबल है? तभी दूसरा आदमी तेजी से रूम में एंटर करता है। पर्सन 2 वाइस प्रेसिडेंट विला की तरफ गए थे उस बेबी को कैच करने, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। पर्सन 1 ये समझ से बाहर है। वो तो ट्रू इमॉर्टल रेल्म तक पहुंचने वाले थे। अगर वो मर भी गए होते तो भी उनकी ऑरा का कोई ट्रेस तो बचना चाहिए था। पर्सन 2 उनका मिशन अभी इनकम्प्लीट है। पर्सन 1 तो अब तुम्हें वो मिशन कंप्लीट करना होगा। पर्सन 2 लेकिन मुझे तो लॉर्ड बाईजी को रेस्क्यू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। पर्सन 1 टेंशन मत लो, वो काम मैं संभाल लूंगा। सीन चेंज होता है। एक ह्यूज एरीना जहां थाउजेंड्स ऑफ लोग गैदर्ड हैं। हर डायरेक्शन से कल्टिवेटर्स आए हुए हैं। हाउस सेलेस्टियल टूर्नामेंट, जहां पूरी दुनिया के पावरफुल वॉरियर्स अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करने आते हैं। स्क्रीन पर एक वॉरियर दिखता है जो अपने कोल्ड और कॉन्फिडेंट स्टाइल में खड़ा है। रेनिंग चैंपियन मोंग जिंग डैंग। रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई कंटिन्यूअसली 2 चैंपियनशिप्स जीतता है तो यूज अनडिफीटेड टॉप कल्टिवेटर को चैलेंज करने का चांस मिलता है। ऑडियंस में बैठे चेनचाओ और गुआहाओ आपस में बातें कर रहे हैं। चेनचाओ, अगर मोंग जिंग डैंग इस बार भी जीत गए
तो वो टॉप कल्टीवेटर को चैलेंज कर सकेंगे। गुआहाओ, लास्ट टाइम भी इन्होंने सिर्फ एक मूव में सारे कॉम्पिटिटर्स को हरा दिया था। इनकी पावर अनबिलीवेबल है। सूरोंग, चेंचाओ, गुआहाओ, थोड़ा रिलैक्स करो, मैं रेस्ट करने की ट्राई कर रही हूं। गुआहाओ, क्या लगता है जब नवन बड़ी हो जाएगी तो वो भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगी? तुम शाचाओ, बिल्कुल, वो बैंगलिंग की तरह एनर्जी वैल्यू सिर्फ 5 की थोड़ी ना होगी। एरिना में बेल बजती है, सारे वॉरियर्स रेडी हो जाते हैं, टूर्नामेंट स्टार्ट। एक साथ कई वॉरियर्स मोंग जिंगडेंग पर अटैक करने दौड़ते हैं, लेकिन मोंग अपनी अमेजिंग एजिलिटी से हर अटैक को डॉज करता है जैसे वो हवा में डांस कर रहा हो। एक झटके में वो सबको हरा देता है। एरिना के ऊपर एक ग्लोइंग मैजिकल स्ट्रक्चर दिखती है। एक्सपर्ट 1, ये स्टेलर स्काईनेट फॉर्मेशन है। ये पार्टिसिपेंट्स की स्पिरिचुअल एनर्जी को कंडेंस करके फर्स्ट प्रिजन डिफेंस को स्ट्रांग बनाता है। एक्सपर्ट 2, और एक टाइम के बाद ये हेवन लेवल प्रिजन को सील कर देगा। बहुत डेंजरस। ऑडियंस 1, मोंग जिंगडेंग ही जीतेगा इस टूर्नामेंट को भी। ऑडियंस 2, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, कहाँ से आया है, किसने ट्रेनिंग दी, बस इतना पता है कि उसकी टेक्निक्स मा वर्ल्ड के टॉप कल्टीवेटर जैसी है। ऑडियंस 3, कहाँ जाता है कि वो टॉप कल्टीवेटर का स्टूडेंट है। शाचाओ, वैंगलिंग, मा वर्ल्ड का टॉप कल्टीवेटर एक्चुअली कौन है? क्या किसी ने कभी उसका फेस देखा है? गुआहाओ, उस साल उसने टूर्नामेंट में पार्ट लिया था, लेकिन दूर से ही एक ही पंच में सबको हरा दिया था। किसी ने उसका फेस नहीं देखा। लिन, लास्ट टाइम डीमन रेल्म वॉर में लोगों ने उसे देखा था, लेकिन तब भी आइडेंटिफाई नहीं कर सके। गुआहाओ, अगर मोंग जिंगडेंग जीत जाता है तो टॉप कल्टीवेटर को आना ही होगा। लिन, लेकिन क्या होगा अगर वो नहीं आया? गुआहाओ, टॉप कल्टीवेटर हर ह्यूमन कल्टीवेटर का रोल मॉडल है। अगर वो नहीं आया तो कितने यंग वॉरियर्स का कल्टीवेशन जर्नी से फेथ उठ जाएगा। 9 साल पहले एक छोटा सा वैंगलिंग अपने फादर के साथ बैठा है। उसके फादर एक तालिस्मान बना रहे हैं। वोंग के फादर, लिंगलिंग, तुम्हें अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखना होगा। शायद तुम्हें कोई अच्छा मास्टर मिल जाए। छोटा वेंगलिंग विंडो से बाहर टूर्नामेंट का पोस्टर देखता है। उसकी आईज में स्पार्क आ जाती है। वेंगलिंग, वहां शायद मुझे मेरा मास्टर मिल जाए। पोस्टर का सीन चेंज होता है। बिना किसी को पता चले वेंगलिंग ने सबको हरा दिया और टॉप कल्टीवेटर का टाइटल जीत लिया। और इस तरह एक 9 साल का बच्चा बिना अपनी आइडेंटिटी बताए टॉप कल्टीवेटर बन गया। प्रेजेंट में वापस आते हैं। मोंग जिंगडेंग ने सारे कंपिटिटर्स को हरा दिया है। तभी एक नया कंपिटिटर आता है, सेज एज़्योर ड्रैगन, जो सेलेस्टियल रैंकिंग में 6th पोजीशन पर है। सेज एज़्योर ड्रैगन, मुझे हराना इतना ईजी नहीं, लेकिन मोंग जिंगडेंग एक ही मूव में उसे भी हरा देता है। तभी डॉन सेक लीडर एरिना में जंप करता है। डॉन सेक लीडर, मोंग जिंगडेंग, मैं तुम्हें हराऊंगा। मोंग जिंगडेंग, मुझे सिर्फ टॉप कल्टीवेटर से लड़ना है, तुम मेरे लेवल के नहीं हो। सेक लीडर, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। मोंग जिंगडेंग, सुनो, मैं टॉप कल्टीवेटर का स्टूडेंट नहीं हूं। मैंने हर दिन 20 किलोमीटर्स माउंटेन्स पर क्लाइंबिंग की है, पानी ढोया है, 1000 बार लकड़ियां काटी हैं, 1000 पुशअप्स किए हैं। मैंने खुद को तोड़ा है सिर्फ इसलिए ताकि टॉप कल्टीवेटर को चैलेंज कर सकूं। सेक लीडर गुस्से में मोंग पर हैवी अटैक करता है, लेकिन मोंग की डिफेंस वॉल इम्पेनेट्रेबल है। सेक लीडर, मोंग जिंगडेंग, ये तुम्हारी पूरी पावर है। एक पावरफुल पंच मारकर मोंग सेक लीडर को दूर फेंक देता है। सेक लीडर और गुस्से में आकर एक ह्यूज स्टोन को स्काई से नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन मोंग एक ही मूव में उसे चूर चूर कर देता है। ये कैसे पॉसिबल है? मोंग जिंगडेंग, अब रेस्ट करो। वो सेक लीडर को ग्राउंड पर पटक देते हैं। पूरा एरिना साइलेंट है। चचाओ, ये ह्यूमन भी है या कुछ और? गुआहाओ, इसकी स्ट्रेंथ इनह्यूमन है। सून, रॉन्ग, अगर वेंगलिंग इसमें पार्टिसिपेट करता तो ये टूर्नामेंट आधे दिन में नहीं, आधे घंटे में खत्म हो जाता। तभी अनाउंसमेंट होती है, एक और कंपेटिटर ने एंट्री की है। उनका नाम है मास्टर क्रिस्पी नूडल्स। पूरा एरिना लाफ्टर से गूंज उठता है। गुआहाओ, क्रिस्पी नूडल्स, ये क्या नाम है? एक और वीक कंपेटिटर लग रहा है। कुछ दिन पहले वेंगलिंग और जोजी आपस में बात कर रहे हैं। वेंगलिंग, मैं टूर्नामेंट में लड़ूंगा, लेकिन अपनी रियल आइडेंटिटी हाइड करके। जोजी, मास्टर, आपको 9 साल की एज में ही टॉप कल्टीवेटर का टाइटल मिला था। आप अपनी रियल आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं कर सकते। वेंगलिंग, इसलिए मैं रियल सेपरेशन का यूज करूंगा। मोंग, जिंगडेंग को हराना है। जोजी, मैं सारी डॉक्यूमेंटेशन संभाल लूंगा, लेकिन एक नाम चाहिए। वेंगलिंग, मास्टर क्रिस्पी नूडल्स। प्रेजेंट में वापस एरिना के बीच 2 वॉरियर्स आमने सामने खड़े हैं। मोंग जिंगडेंग, अनबीटन चैंपियन। मास्टर क्रिस्पी नूडल्स, वेंगलिंग का क्लोन, मिस्टीरियस चैलेंजर। टेंशन हवा में फ्लोट कर रहा है। फाइनल मैच शुरू होने वाला है।
जू हो जो कि शंघाई हाई में आ चुका होता है और यहाँ पे वो अपनी चेकिंग करवा रहा होता है क्योंकि वो अंदर जाना चाहता था। और यहाँ पे दो लोग होते हैं जो कि जू हो को देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, जहाँ पे वो उसकी चेकिंग भी कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जू हो उनका काम देखता हुआ उन्हें कह रहा होता है कि मैं जो है तुम्हारी बात मिनिस्टर से करूँगा ताकि तुम जो है आगे और भी ज़्यादा अच्छी तुम्हें जो है अपॉइंटमेंट मिल सके। जहाँ पे जू हो अंदर जा रहा होता है हमें पता लग जाता है कि ये जू हो नहीं है, और यहाँ पे जू हो जो है उनके हेडक्वार्टर्स स्टेप जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पे डिजिटली सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। और यहाँ पे जू हो आते ही जो है सारे काम करना अपना स्टार्ट कर देता है, और यहाँ पे वो जो है रिवर्स कर देता है शंघाई हाई के फर्स्ट प्रिजन और बाकी सारे सब चीज़ों को रिवर्स कोड कर देता है, और यहाँ पे स्कल नाइट का कोई एक वायरस डाल देता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो जॉइंट रोबोट भी अब स्कलाइट का बन चुका होता है, और यहाँ पे दो लोग वो सारी चीजें चेक कर रहे होते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे किसने बगिंग की है। तभी यहाँ पे उनके पीछे जू आ जाता है जो कि अपने असली रूप में आता है। वो और कोई नहीं, लॉर्ड स्प्रिट एम्परर होता है। यहाँ पे हमें जो है टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोंग जेंडे जो है मास्टर क्रिस्पी नूडल से लड़ने वाला होता है, और यहाँ पे उसे देख के मोंग जेंडे उसके ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है, लेकिन कुछ भी क्रिस्पी नूडल्स के ऊपर असर नहीं पड़ रहा होता है। तभी यहाँ पे वो उसका कला पकड़ लेता है टॉम जेंड के क्रिस्पी नूडल, जहाँ पे वो एक एक्सप्लोजन करता है, लेकिन इससे भी जो है कुछ नहीं होता क्रिस्पी नूडल से। यहाँ पे मोंग जेंडी को जो है नीचे गिरा हुआ देख के क्रिस्पी नूडल कहता है कि तुम मेरे मास्टर से नहीं लड़ सकते, तुम मुझसे ही नहीं लड़ पा रहे। तभी यहाँ पे वो जाने लगता है, लेकिन यहाँ पे वो उसका पैर पकड़ लेता है और यहाँ पे जो क्रिस्पी नूडल है वहाँ से हट जाता है, और यहाँ पे उसके ऊपर जो है मोंग जेंग का एक हैंड टाइप स्पिरिचुअल हैंड आ जाता है जिसे वो बहुत ही ज़्यादा आराम से रोक लेता है। यहाँ पे हमें जूहो दिखाया जाता है जो कि बो रहा है स्टेलर हाई नाइट फॉर्म में जो है अब तक इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कभी भी कलेक्ट नहीं हुई। इन दोनों की फाइट कमाल चल रही है, यहाँ पे ये दोनों लड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हमें जो है फ्लैशबैक दिखाया जाता है मॉग जिंग का। यहाँ पे मॉग जिंग के मास्टर से कह रहे होते हैं कि जिंग तुम बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो, तुम दूसरे स्टूडेंट से ज़्यादा मेहनत करते हो, तुम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो। यहाँ पे हमें जिंग की ट्रेनिंग भी दिखाई जा रही होती है इस बीच में। यहाँ पे वो बोलते हैं उसके मास्टर, मुझे अब नहीं पता कि मैं तुम्हें क्या सिखा सकता हूँ, लेकिन अब कुछ नहीं बचा है और यहाँ से अलग जो है तुम्हें अपना ही सफ़र करना होगा। तुम्हारे पास आइज ऑफ मल्टीवर्स है, समझ रहे हो? तो हमेशा एक बात याद रखना, यहाँ पे स्पाइडरमैन वाली लाइन कही इसके मास्टर ने, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो तुम्हें जो है सभी लोगों की मदद करनी होगी। और यहाँ से वो चले जाते हैं जहाँ पे जेंटी जो है उनकी बात मानता है और यहाँ पे सभी लोगों की मदद करता है, जहाँ पे वो कल्टीवेशन जो है पैरेलल वर्ल्ड तक करने लगा था। और क्योंकि उसके पास मल्टीवर्स लेवल की आइज होती है, और यहाँ पे जब D1 इन्वेजन हुआ वो आने से पहले किसी ने जो है उसे ख़त्म कर दिया। जब उसने इस टूर्नामेंट में पार्ट लिया तो सभी लोगों ने जो है उसे इंटरनेट पे उल्लू किया, जहाँ पे ये बात सुन के जो है क्रिस्पी नूडल उसे कहता है कि अच्छा तो तुम जो हो वो तुम हो, कोई तुम्हारे बारे में अगर कोई ओपिनियन फॉर्म कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि तुम वो हो। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है तो क्या करना चाहते हो तुम? जहाँ पे वो जो मोंग जेडी कहता है कि मैं उस मास्टर से मिलना चाहता हूँ तुम्हारे, जहाँ पे वो फिर से जो है उसके ऊपर अटैक कर देता है क्रिस्पी नूडल पे। यहाँ पे मोंग जेडी कहता है कि मैं ऐसे आदमी की शैडो उसमें नहीं जी सकता जो मुझसे भी स्ट्रांग है, मैं उसे हराना चाहता हूँ। और यहाँ पे वो क्रिस्पी नूडल से लड़ने लगता है। यहाँ पे हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग की मॉम को जो है हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है और उनकी डिलीवरी होती है। सभी लोग बाहर वेट कर रहे होते हैं और यहाँ पे मोंग को वॉशरूम जाना होता है और यहाँ पे वो जा रहा होता है। तभी यहाँ पे चौगावा बात कर रहे होते हैं कि ऐसी सिचुएशन में वो कैसे बाहर जा सकता है। जहाँ पे लिन कहती है कि हमारे से ज़्यादा नर्वस वो है, तो मुझे समझ में आता है ये सारी चीज़ें। यहाँ पे जो क्रिस्पी नूडल है उसने मोंग जेडी को फिर से धूल चटा दी होती है। जहाँ पे मिनिस्टर के बाजू एक बंदा बैठा हुआ होता है और वो कह रहा होता है कि आजकल की जनरेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, मुझे तो ये भी नहीं पता था, ये लड़के बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं। तभी यहाँ पे एक ड्रोन आता है जो कि रिपोर्ट कर देता है कि शंघाई में जो है प्रिजन ब्रेक हुआ है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलते हैं कि किसने किया, जहाँ पे उन कह रहे होते हैं कि जूहो ने किया। तभी यहाँ पे सभी चीज़ें हिलने डुलने लगती है और यहाँ पे हमें लॉर्ड स्पिरिट एम्परर दिखाया जाता है जो कि आ रहा होता है और वो बाई को जो है छुड़ाना चाहता था, और यहाँ पे वो उनके सिस्टम को क्रैक कर देता है और यहाँ पे उनसे जो है बाई को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ पे पूरा का पूरा टूर्नामेंट वाली जगह हिल रही होती है। यहाँ पे बाहर वेदर खराब हुआ पड़ा होता है और यहाँ पे हॉस्पिटल में भी सभी लोगों को ये सारी चीज़ें पता लग रही होती हैं। तभी यहाँ पे हॉस्पिटल में एक पोर्टल खुलता है जहाँ पे वो मोटा आदमी बाहर निकलता है और यहाँ पे वार्ड की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, वांग की माँ जहाँ पे है। तभी यहाँ पे उसके सामने चरगावा आते हैं, लेकिन इसकी एबिलिटी वो इस्तेमाल कर लेता है जिसकी वजह से वो सामने वाले को पूरा ही रोक देता है। और यहाँ पे वो इतना स्पिरिचुअल ऑरा इसका ज़्यादा होता है कि चौगावा, लिन और जो सुन रॉन्ग है वो हिल भी नहीं पा रहे होते हैं। यहाँ पे वॉट के अंदर का हमें सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे फाइनली वांग की माँ को एक बेटी हुई होती है, जहाँ पे वो लोग उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन तब यहाँ पे कुछ पोर्टल खुलते हैं और उसमें से हाथ निकलते हैं और वो जो है डॉक्टर्स को बेहोश कर देते हैं। फिर यहाँ पे हमें जो है शंघाई हाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली उसे जो है छुड़ा दिया गया होता है लॉर्ड बाइजी को, और यहाँ पे वो एक बड़ा सा छेद करता हुआ एरिना से बाहर निकलता है। और यहाँ पे जो लॉर्ड स्पिरिट एम्परर है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसके पीछे वोंग आता है जिससे देखते हो तो उसकी फटी जाती है। यहाँ पे उससे बच्चे के रोने की आवाज़ भी आ रही होती है। यहाँ पे हमें हॉस्पिटल में वही मोटे आदमी का सीन दिखाया जाता है जिसको किसी ने नीचे से पोर्टल
टनल खोल के खींच लिया होता है। यहाँ पे हमें वोंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बस एक जो है पंच मारता है लॉर्ड स्पिरिट एम्परर को। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है क्रिस्पी नूडल और मोंगजेडी का, जहाँ पे वो लड़ना चाहता था अभी भी मोंगजेड, तभी यहाँ पे क्रिस्पी नूडल कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें और एक मौका दूंगा। तभी यहाँ पे ऊपर से जो है ज़मीन से जो है नीचे आके गिरता है लॉर्ड स्पिरिट एम्परर। यहाँ पे जो क्रिस्पी नूडल है वो कहता है कि इसे ख़त्म करो, तभी यहाँ पे वो उठ जाता है लॉर्ड स्पिरिट एम्परर और कहता है कि मैं तुम्हारी अब वाट लगाने वाला हूँ, देख लेना। तभी यहाँ पे जो मोंगजेड है वो उससे लड़ रहा होता है, जहाँ पे मोंगजेड बहुत ही ज़्यादा फास्ट उसे मार रहा होता है और उसकी हालत ही ख़राब कर दे रहा होता है, जहाँ पे लॉर्ड स्पिरिट एम्परर को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये सब चल क्या रहा है। फिर यहाँ पे हमें न्यूज़ में दिखाया जाता है कि अरीना में से जो है छेद हो चुका है और एक जो है कैदी भी बाहर भाग चुका है। ये सारी चीज़ें न्यूज़ में चल रही होती हैं। यहाँ पे हमें जो है हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वोंग लिंग, उसकी छोटी बहन और उसके मॉम एंड डैड होते हैं। यहाँ पे सभी लोगों ने कुछ ना कुछ लिख के भेजा होता है, जहाँ पे सून रोंग जो है नवान के लिख के कह रही होती है कि तुम्हारे भाई को जो है और एक जने को प्रोटेक्ट करना होगा। यहाँ पे चॉन ने जो है नवान के लिए लिखा होता है कि 6750 दिन बाकी हैं तुम्हारी ग्रेजुएशन के लिए, तब तक के लिए मैं वेट करूँगा कि तुम कितनी ज़्यादा कमाल की हो जाओगी जब बड़ी हो जाओगी। यहाँ पे वोंग लिंग ने भी जो अपनी बहन के लिए गिफ्ट लाया होता है जो कि क्रिस्पी नूडल्स होते हैं, और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें भी क्रिस्पी नूडल्स पसंद आएंगे जितने मुझे पसंद आते हैं। सीन शिफ्ट होता है एक सीरियस सीन से। चेंचाओ के डैड उनके सामने एक लेजेंडरी वेपन लेकर आते हैं, गोल्डन ब्लेड। डैड कहते हैं ये गोल्डन ब्लेड हमारी चेन फैमिली में जनरेशन से चला आ रहा है, तुम अब बड़े हो गए हो, अब टाइम आ गया है ये तुम्हें देने का। चेंचाओ होके बोलता है मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी फैमिली के पास ऐसा ट्रेजर भी है। डैड एक्सप्लेन करते हैं इस ब्लेड में है हमारे फाउंडिंग एंसेस्टर की मार्शल सोल, अगर तुम इसे हैंडल कर पाए तो इसका मतलब तुम्हें एंसेस्टर का अप्रूवल मिल गया। और वो चेंचाओ के हाथ में वो हैवी वेपन दे देते हैं, लेकिन चेंचाओ इसे संभाल नहीं पाता और वो नीचे गिर जाता है। डैड निराश होकर इसे उठाकर वापस रख देते हैं। चेंचाओ के पूछता है ये इतनी भारी क्यों है? डैड का ब्रूटल रिप्लाई, एक कावर्ड चेन फैमिली की फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं संभाल सकता। ये सुनकर चेंचाओ का दिल टूट जाता है, वो कंप्लीटली अपसेट और डिसअपॉइंटेड होकर वहां से चला जाता है। चेंचाओ जैसे ही बाहर निकलता है उसके फेस पर एक पोस्टर आकर चिपक जाता है। पोस्टर पर लिखा होता है पावर इंक्रीज ट्रेनिंग बिकम स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वोंग नवान को जो अपनी पावर से पूरा सामान हवा में उड़ा रही है, एवरीथिंग फ्लोटिंग, फर्नीचर, टॉयज, बॉटल, सब कुछ। तभी वैंगलिंग उसके पास आता है और प्यार से उसे दूध देता है, और जस्ट लाइक मैजिक नवान शांत हो जाती है और सारा सामान वापस नीचे आ जाता है। डैड हंसते हुए कहते हैं लगता है सिर्फ तुम ही अपनी सिस्टर को पावर कंट्रोल करना सिखा सकते हो। वैंगलिंग बोलता है लेकिन मैंने खुद अभी ये सही से नहीं सीखा। तभी वहां भी वही पोस्टर गिरता है। वैंगलिंग इसे देखकर डिसाइड करता है चलो नवान को मसल रीमॉडलिंग विद प्रोटीन सेक्ट में ले चलते हैं। वैंगलिंग नवान को लेकर सेक्ट के अंदर जाता है। एक इंस्ट्रक्टर उनके सामने होता है। वैंगलिंग पोस्टर दिखाता है। इंस्ट्रक्टर होकर कहता है एक बच्चे को यहां लाना डेंजरस हो सकता है। वैंगलिंग रिप्लाई करता है मैं यहां इसे एनरोल कराने आया हूं। इंस्ट्रक्टर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी सुन रोंग वहां एंट्री लेती है। उसे देखते ही सभी लॉ क्रेजी हो जाते हैं। सुन रोंग वैंगलिंग को हेलो बोलती है। इंस्ट्रक्टर होकर पूछता है तुम इन्हें जानती हो? सुन रोंग एक्सप्लेन करती है रूल्स के अकॉर्डिंग ब्लैक गोल्ड वीआईपी मेंबर्स 2 मेंबर्स ला सकते हैं फ्री में। इंस्ट्रक्टर तुरंत एटीट्यूड चेंज करता है, हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। सुन रोंग बताती है यहाँ के इक्विपमेंट्स शंघाई में सबसे बेस्ट है ट्रेनिंग के लिए। तभी चचाऊ की आवाज़ आती है। वो एक बंदे के पीछे भाग रहा होता है जिसका नाम है कांगलांग। चचाऊ कहता है मुझे पर्सनल ट्रेनिंग दे दो जिससे मैं भी स्ट्रांग बन सकूं, आप मेरे आइडल हैं। लेकिन फिर बोल देता है वैसे जिंगडांग ने आपको एक ही मूव में हरा दिया था, लेकिन फिर भी आप बेस्ट हो। कांगलांग का मूड खराब हो जाता है। कांगलांग कहता है मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है तो तुम्हें ब्लैक गोल्ड कार्ड लेना होगा जिसकी एनुअल फीस है 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन्स। चेंचाओ रह जाता है। सुन रोंग तुरंत हेल्प करती है, ये मेरा दोस्त है, क्या इसे एक चांस नहीं दे सकते? कांगलांग थोड़ा सोचता है और कहता है ठीक है, अगर तुम 3 ट्रायल्स पास कर लोगे तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। चचाओ कहता है डन। कांगलांग मन में थिंक कर रहा होता है ये बस फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट का एक डींगे मारने वाला बच्चा है बिना पैसों के, और ये ट्रायल्स पास करना चाहता है। मुझे पब्लिक में ह्यूमिलिएट करने की हिम्मत कैसे हुई? अब मैं दिखाता हूं कैसे तुम्हारी रेप्यूटेशन तुम्हारे दोस्तों के सामने जाती है। कांगलांग पहले खुद डेमोन्स्ट्रेट करता है। वो पंचिंग बैग पर एक पंच मारता है और उसे फाड़ देता है। फिर चेंचाओ से कहता है अगर तुमने इसे हिला दिया तो फर्स्ट ट्रायल में पास हो जाओगे। चेंचाओ आगे बढ़ता है, लेकिन कांगलांग का सीक्रेट प्लान मन में सोचता है। ये बैग एंशिएंट डार्क आयरन सैंड से भरा है, कोई भी नेसेंट सोल स्टेट से नीचे का बंदा इसे मूव नहीं कर सकता।
चैनचाओ पूरी ताकत लगाकर पंच मारता है और उसकी हड्डियां चटक जाती हैं। आह! चैनचाओ दर्द में चिल्लाने लगता है। सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। कांगलांग कहता है, चलो अगले टेस्ट की तरफ चलते हैं। तभी नवान उस हैवी बैग पर एक छोटा सा पंच मार देती है। बूम! वो बैग सीधे दीवार तोड़कर बाहर निकल जाता है। आवाज सुनते ही सभी पीछे मुड़ने लगते हैं, बट वांगलिंग लाइटनिंग स्पीड से बाहर जाता है, बैग को वापस लाता है, उसे सही जगह पर रखता है और दीवार भी रिपेयर कर देता है। और ये सब इतनी तेजी से करता है कि जब लोग पीछे मुड़ते हैं तो सब कुछ नॉर्मल होता है, लोग होकर आगे बढ़ जाते हैं। अब सेकंड ट्रायल के लिए कांगलांग सुनरोंग से डेमो दिखाने को कहता है। सुनरोंग 50 टन लैट पुल डाउन कर देती है। कांगलांग कहता है, सिर्फ कुछ ही हफ्तों में सुनरोंग मेरे अंडर बिगनर लेवल से ऊपर आ चुकी है। चैनचाओ बोलता है, अगर सुनरोंग कूद सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। चैनचाओ मशीन पर बैठता है और पूरी ताकत लगाता है, लेकिन सीक्रेटली कांगलांग ने वेट फुल कर दिया होता है। चैनचाओ जोर लगाता है और लगाता ही जाता है। वेट तो हिलका नहीं, लेकिन वो खुद उड़कर दूर जाकर गिरता है। चैनचाओ उठता नहीं है। इंस्ट्रक्टर मैन उसे माउथ टू माउथ देने लगता है। चैनचाओ की आंखें खुल जाती हैं और वो मीनवाइल पीछे नवान उस मशीन को फुल वेट के साथ खींच लेती है। सुनरोंग होकर वांग से कहती है, ये सब। वांगलिंग तुरंत नवान को उठा लेता है। जैसे ही वेट नीचे जाता है, पूरी जमीन हिलने लगती है। कांगलांग होकर पूछता है, क्या हुआ? अर्थक्वेक। सुनरोंग कहती है, कुछ नहीं। कांगलांग एक स्पेशल बारबेल दिखाता है। ये बारबेल मेरे मास्टर ने मुझे दिया था। इसमें मेरे मास्टर की मार्शल सोल है, जिनके दिल में कोई डर नहीं, सिर्फ वही इसे उठा सकते हैं। एक बंदा कहता है, मुझे अपने डर पर जीत हासिल करने में 5 साल लगे थे। दूसरा बोलता है, और मुझे 3 साल। तुम्हें क्या लगता है, तुम पहले ही ट्राई में इसे उठा लोगे? इम्पॉसिबल। कांगलांग कंडीशन रखता है, अगर तुमने इसे कमर की हाइट तक उठा लिया तो मैं तुम्हें पास कर दूंगा। चैनचाओ को अपने डैड की हार्श बातें याद आने लगती हैं, उन सभी लोगों की जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। तभी नवान प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखती है। वांगलिंग और सुनरोंग करते हैं, तुम कर सकते हो चैनचाओ। चैनचाओ जोश से भर जाता है, वो पूरा जोर लगाता है। कांगलांग होकर सोचता है, ये लड़का मास्टर की मार्शल सोल से अफेक्टेड नहीं हो रहा। चैनचाओ ने थोड़ा सा उठा लिया होता है बारबेल को। सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन सीक्रेटली नवान ने एक डंबल उठाया होता है और उसकी पावर की वजह से पूरी जगह ही हवा में उड़ जाती है। कांगलांग होकर कहता है, ये क्या था? सुनरोंग, क्या ये तुमने किया? अनुवांग। वांगलिंग तुरंत जाता है, वो बाहर निकलता है और पूरी जगह को धीरे धीरे नीचे ला देता है, जमीन पर सेफली रख देता है। चैनचाओ भी बिना जाने बारबेल नीचे रख देता है। सभी लोग हैरान होकर ताली बजाने लगते हैं। वाओ, चैनचाओ ने पहले ही ट्राई में इसे उठा लिया। कांगलांग बेहद खुश होकर चैनचाओ को टाइट हक कर लेता है, इतनी टाइट कि चैनचाओ बेहोश हो जाता है। कांगलांग में, उठो मेरे स्टूडेंट, क्या हुआ तुम्हें? वांगलिंग भी वहां पहुंच जाता है। नेक्स्ट सीन में कांगलांग खुशी से अपने मास्टर से बात कर रहा होता है। मास्टर, मुझे कोई मिला, उसके पास नेचुरल टैलेंट चाहे ना हो, लेकिन वो बहुत ही मेहनती है। फाइनली हमारे सेक्ट के पास एक वर्दी सक्सेसर है। तभी पीछे से कोई आ जाता है। कांगलांग होकर उस पर अटैक करता है, लेकिन वो बंदा इजीली रोक देता है। विलन कहता है, तुम सेज कांगलांग होगे, मेरे पार्ट बन जाओ। और वो अपना वेपन सीधे कांगलांग के पेट में घुसा देता है। कांगलांग एक छोटे से डॉल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में चैनचाओ के पास ब्लैक गोल्ड कार्ड होता है। उसके डैड बेहद खुश होते हैं। चैनचाओ कहता है, डैड, इस बार मैं ये कर दिखाऊंगा। वो गोल्डन ब्लेड को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उठाने के बजाय अपनी कमर तुरवा लेता है। यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये कॉमेडी एक्शन से भरा एपिसोड? चैनचाओ की स्ट्रगल्स, नन की अनस्टॉपेबल पावर्स और लास्ट में वो शॉकिंग विलन, सब कुछ परफेक्ट था। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। कमेंट में बताओ चैनचाओ की कौन सी फेल सबसे फनी लगी। शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि अगला पार्ट मिस ना हो।